welcome you all today for this discussion which we will shortly be unfolding. हम बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए इस इवेंट की शुरुआत करते हैं for two reasons. One is obviously we have to respect for time because some of these participants have arrived always in time. Our guest for this meeting, Janab Yunus Daga Saab, is on his way from CM House, so hopefully he will join shortly. लेकिन उसके साथ साथ आज का ये जो इवेंट है that's kind of a hybrid event, not the hybrid regime I would say, but so we have quite good number of participants online. I don't know how many, Shuja. Yeah, so we have very 20 key important participants online as well, and we have the invited speakers today, so we'll be inviting. So I would like to take advantage to welcome and invite Mirza Dr. Ikhtiyar Beg Saab, who is also the chairman of the Beg Group and Honorary Consul General of the Yemen. He's a well-known businessman in Karachi, and obviously many of you might be reading his columns. Thank you very much, Ikhtiyar Beg Saab, for joining us. I would also like to invite Ms. Zinia Shaukat. Zinia Shaukat is director of the Knowledge Forum, and again one of the key experts working on the rights issues from the development perspective. Zinia, please आप आएँ join करें हमें stage पे. And I'm sure that Dr. Khalid Waleed has joined online. Hopefully, so I just like explain briefly before we start this session. We have tried के मैंने explain किया, कुछ साथी पहले आ गए थे, उनको भी explain किया कि हमारी कोशिश ये है कि ये ऐसा पहले तो अगर मैं 1 मिनट ले लूँ और मिर्ज़ा साहब और रेस्ट ऑफ द पीपल में नॉलेज फोरम को इंट्रोड्यूस करूँ कि नॉलेज फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2019 बाय ए ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स. जो लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे थे. सम ऑफ देम आर आल्सो अवेलेबल हेयर इन दिस रूम, और हम लोगों का ख्याल था कि ज़्यादातर हम कराची में मुख्तलिफ काम कर रहे थे. मिर्ज़ा साहब, ख़ास तौर पे आपकी नॉलेज लिए तो ज़ीनिया शौकत है, ताहिर हसन ख़ान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और नगमा इक़्तिदार कहीं आपको यहाँ नज़र आएंगे, शुजाउद्दीन कुरैशी है, कुछ साथी हमारे ऑनलाइन हैं, मोहम्मद रफ़ीक इज़ फ्राम इस्लामाबाद, प्रभुलाल इज़ करंटली वर्किंग इन इस्लामाबाद, जमील जूने जो है, उनके देयर इज़ अ क्वाइट ग्रुप ऑफ आई वुड से नॉट यंग, नाउ वी आर रियली आल्सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ द एजेंसी. तो हमारा ये कोशिश था कि कराची में कोई थिंक टैंक इस्टेब्लिश किया जाए जो कि प्रोवाइड करे ए प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली वी वुड से दैट there are various organizations, various format, लेकिन एक थिंक टैंक हो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करे और कुछ इस तरह से जहां हम डिस्कशन करें. पिछले दिनों मिर्ज़ा साहब और उनकी टीम ने कराची के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनर्जी क्राइसिस के फॉल आउट में, और हम क्योंकि ये थेमेटिक एरिया नॉलेज फोरम के प्लेटफॉर्म से कर रहे थे कि क्लाइमेट एंड एनर्जी, तो हमारा ये ख्याल था कि एज ए कॉमन सिटीज़न, क्योंकि ये एक ऐसा इशू इमर्ज हो के आया है कि बावजूद उसके कि उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ये कहीं एक तरफ नहीं जा रहा है. आपने प्राइजेस बढ़ाई, उसके बावजूद बिजली नहीं मिलती है, और हमने देखा कि हर तबका इसके लिए कंप्लेन कर रहा है. बिज़नेस कम्युनिटी अपना कंप्लेन लेके आ रही है, आम कंज्यूमर है उसका. फिर ये होता है कि जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जी बावजूद उसके कि हम वी आर पेइंग हेवी कास्ट, उसके बावजूद भी जो आपका सर्कुलर डेट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है. फिर मिर्ज़ा साहब ने ख़ास तौर पे जो IPPs का इशू था उसको उठाया. तो हमारा ये ख्याल था, एक तो हमने इसलिए डागा साहब को भी इन्वाइट किया क्योंकि उसकी करंट पोजीशन अपनी जगह पे मिनिस्टर होने की, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि डागा साहब वाज पावर सेक्रेटरी at a very critical time जब हो रहा था. तो he was a very kind, obviously will be joining, he was in a meeting at the CM House. तो हमारा ख्याल था कि आज हम इसको डिस्कशन कर लें, और we have tried कि हम इसको, एक तो है कि we are recording it, तो हम इसको रिकॉर्डिंग के तौर पे भी ताकि ये डॉक्यूमेंट हो जाए, और हम जो नॉलेज फोरम का फेसबुक है, आई थिंक दिस इवेंट इज़ आल्सो लाइव ऑन दैट फेसबुक, एंड वी हैव ट्राइड कि जो साथी यहाँ कराची में मौजूद नहीं हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड देयर इज़ अ गुड ग्रुप ऑफ experts who work on the energy and particularly climate from Islamabad. They have joined us over Zoom. So we will try कि हम लोग यहाँ obviously it's a good group of experts, university professors, business people, journalists and activists, but we'll try कि हम इसको document करें. The whole idea is that if we can come up with a good set of recommendation which we could promote ahead of the next election, hopefully election will be held. So without wasting any time, I would like to invite
Ms. Zinia Shaukat to give she's one of the speakers, but also to highlight why this issue of the energy crisis is interlinked with the climate related issues, and then will be followed by Mirza Saab's speech, and then we will move to Dr. Khalid over online, and then hopefully by then we would have Daga Saab, who will give the closing remarks, who will speak, and then obviously you all have to contribute. So we will try to manage this time. So Zinia, you have 10 minutes, please go ahead. 10 minutes to each speaker, so people have more time in the hall. Thank you, Zinia. Thank you. Assalamu alaikum. मेरी आवाज़ आ रही है? I hope. तो शुक्रिया जुल्फ़िकार और बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब, आप यहाँ पर आए, और जो हमारे बाकी साथी हैं स्पेशली जिनका ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी से है। हमारा ये समझना है, और स्पेशली आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे मकसद भी ये था कि बिज़नेस कम्युनिटी को इस पूरी एनर्जी की डिबेट में जो उनके ख़दशात हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें हम एक सोशल एजेंडा भी डालने की कोशिश करें। और इसकी एक बहुत अहमियत है, स्पेशली जो आजकल के क्लाइमेट के हालात हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की जो कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट की, उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। और एनर्जी का जो एक मेजर स्टेक होल्डर है एज अ कंज्यूमर, वो बिज़नेस सेक्टर है। तो हमारी ये गुजारिश थी कि बिज़नेस सेक्टर कुछ हमारी सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को, या जिसको कहना चाहिए कि गुजारिशात को कंसिडर करें। सो आपकी इजाज़त से मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। थैंक यू। ये हमारा ये ख्याल है कि अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी सेक्टर के मेजर इश्यूज़ क्या हैं, तो उसमें जो चंद चीज़ें सामने आती हैं, तो उसकी फ़ाइनेंशियल कॉस्ट जिसका जुल्फ़िकार ने ज़िक्र किया, उसकी इकॉनमी, इसके सोशल जो असरात हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है तो लोगों की उस पर फ़र्क पड़ता है, फाइनेंसेस पे फ़र्क पड़ता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, नहीं होती तो क्वालिटी ऑफ लाइफ और बुरा हो जाता है। इसके अलावा तो ये कुछ मेजर चीज़ें जो हम एनर्जी के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर हम एनर्जी की पिक्चर को देखें और हम देखें कि पाकिस्तान में बेसिकली कौन सबसे बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये कुछ स्टडीज़ हैं जिनको मैंने कंपाइल किया, और उन्हीं की जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये स्टडीज़ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत स्टडीज़ होती हैं पाकिस्तान को लेकर, तो अच्छा है कि हमें डेटा मिल जाता है उस हवाले से। सो एक बात तो हमारे सामने ये आती है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का। हाउस होल्ड 46.6% कंज्यूमर है, जबकि इंडस्ट्री जो है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री, वो मेरली 28% है। अगर हम एग्रीकल्चर और कमर्शियल को भी ले लें तो वो भी सिर्फ 8% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब कि हाउस होल्ड सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान ने 2014 के बाद कोई 60% अपनी कैपेसिटी में इजाफ़ा किया है, बिजली की पैदावार की कैपेसिटी में, जो कि यकीनन इस जो सारी वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रही थी, उसके जो इकोनॉमिक असरात हो रहे थे, उसकी वजह से ये है। तो ये तो बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने थे। अगर हम एनर्जी और बिज़नेस को देखें और इनके दरमियान के रिलेशन को देखें तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दुनिया भर की डिबेट है कि एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या ताल्लुक़ है, और बज़ाहिर तो बहुत आसान सी बात लगती है कि अगर एनर्जी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, लेकिन स्टडीज़ ये साबित करती हैं कि दोनों का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एनर्जी होगी, जहाँ पर बहुत सरप्लस एनर्जी होगी, वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ये दुनिया भर के ममालिक से मुशाहिदात सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू यूनिक कंट्रीज़ जिसमें एनर्जी का होना डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी हुई है जब एनर्जी अवेलेबल थी और एनर्जी एक्सेसिबल थी। तो बहुत सारी स्टडीज़ ये पॉइंट आउट करती हैं कि पाकिस्तान में इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशनशिप है आपस में। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिवन है। एनर्जी कंजम्पशन जो है वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि चलें एनर्जी है और ठीक है, अवेलेबल है, इंडस्ट्री के लिए एनर्जी की प्राइस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि अगर आपकी जो एनर्जी प्राइस की
1% रिड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज 0.13% बढ़ जाता है और जीडीपी उससे 1% बढ़ जाती है। ये कुछ स्टडीज़ हैं जो पॉइंट आउट करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का कम होना हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम ये भी देखें कि इंडस्ट्री के लिए एनर्जी का एक्सेस है क्या, उसमें सिर्फ जो अवेलेबल डेटा है वो ये बताता है कि टिपिकल फर्म्स को पाकिस्तान में एक महीने में कितने दिनों का इलेक्ट्रिसिटी आउटेज फेस करना पड़ता है। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जो एंटरप्राइजेस को स्टडी करती है। तो उन्होंने ये देखा है कि एक ओवरऑल पाकिस्तान में हर फर्म्स को एवरेज 22 दिन महीने में उनको इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का सामना करना पड़ता है। इसमें जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको पूरे 30 दिन ये आउटेज होता है। जो लार्ज फर्म्स हैं वो चलें 5 दिन तक उनको महीने में फेस करना पड़ता है, विच इज़ अगेन ह्यूज बिकॉज उनकी अगर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगी, और प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर किस तरह से प्रॉफिट होगा। जो परसेंटेज ऑफ फर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज एक्सपीरियंस करती हैं वो ओवरऑल 50% फर्म्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज फेस करती हैं, और लार्ज फर्म भी तकरीबन 25% हैं जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज फेस करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज तो जैसे हमारी किस्मत में लिखा है, और चाहे आप बड़े हैं छोटे हैं आपको करना ही है फेस। अब इस बात से हम अगर इस तरफ बढ़ें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी लैंडस्केप के अंदर कि हमें इस तरह के एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। सो इसका एक की तो जो बात सामने आती है वो ये कि जो सारा हमारा एनर्जी सिस्टम है, और स्पेशली हम IPPs उसमें बहुत मेजर एक्टर है, और ये सब जो 90s में रिफॉर्म्स आए थे और जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी, और मैं आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक जो कंक्लूजन है जो हाईलाइट है वो ये है कि पाकिस्तान का एनर्जी जनरेशन सिस्टम डिलीवर्स एक्सट्रीमली लो ऑन कंज्यूमर्स वेलफेयर, चाहे वो आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर हो। और बिजनेसेस के भी इवन इफ दे आर कंज्यूमर्स एंड इवन इफ दे जनरेट प्रॉफिट, बिजनेसेस आर ऑल्सो सोशल एंटरप्राइजेज। वो जो काम करते हैं उसकी सोशल बेनिफिट्स होते हैं, उसकी सोशल ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमारी जो एनर्जी का जो पूरा एक निज़ाम है वो अगर हमें फ़ेल कर रहा है तो वो सिर्फ हाउस होल्ड को नहीं फ़ेल करता, वो बिज़नेसेस को फ़ेल करके वो मज़ीद अपने कंज्यूमर्स की जो को लेट डाउन करना वो उसको रीइंफोर्स करता है। उसके कुछ महरक़ात हैं, हम सब समझते हैं, और अगेन डेटा भी यही कहता है कि एक तो ये कि हमारे जो IPPs हैं जो हमारी एनर्जी का एक मेजर एक्टर हैं, वो इन्होंने जिस तरह की अपनी एनर्जी जनरेशन को ऑर्डर किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा थर्मल बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डॉलर बेस्ड है। और इसके अलावा थर्मल बेस्ड होने का मतलब ये है कि वो इन्वायरमेंटली डिग्रेडिंग भी है। तो ये दो तरह से नुकसानात पहुंचा रही है कि एक तो हमें बहुत ज़्यादा डॉलर डिपेंडेंट बना रही है, उनको ऑयल चाहिए होता है जिसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है, जो हमें डॉलर्स हमें ख़र्च करने पड़ते हैं। दूसरा ये कि उनके साथ जो मुआहदात हुए हैं वो भी इसी तरह से हैं कि वो हमसे मज़ीद डॉलर्स ले रहे हैं। उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो हमें डॉलर में पे करने पड़ते हैं। जो ये एनर्जी की जनरेशन और ट्रांसमिशन की पूरा सेक्टर है उसको इंडस्ट्री तस्लीम किया जाता है, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंडस्ट्री की तरह उनको दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इकॉनमी के ऊपर फर्दर स्ट्रेच हो रहा है। इसके अलावा ये कि इतना ज़्यादा जो एनर्जी कॉस्ट हमारी बढ़ती है तो हमारे जो नेशनल एक्सचेकर को जो रिटर्न है वो इनके पास नहीं आता है। तो जिसका मतलब ये कि IPPs एक्चुअली जिस तरह से हमारे नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे एनर्जी सिस्टम के अंदर। एक और फैक्टर है जो CSR, और अगर हम कहीं भी जाते हैं, हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें हर जगह कहा जाता है कि तो CSR है, गैस सेक्टर CSR करता है, कोल है अब बहुत CSR कर रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है कम्युनिटीज़ को। अगेन डेटा यही कहता है कि CSR हैज़ मेजरली फेल्ड। CSR की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा गैप्स हैं उसके अंदर। बेसिकली तो CSR को ग्रीन वॉशिंग समझा जाता है, लेकिन साथ साथ में CSR का जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत नॉन कंसल्टेटिव है, वो नॉन डेमोक्रेटिक है, कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करता है और बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होता। ये हमारी एक स्टडी भी थी जो सांगड़ में हमने की थी, उसमें स्पेशली हमारे सामने ये ग्राउंड से मुशाहिदात सामने आए हैं। तीसरा इसके साथ प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। इसको मैंने आखिर में इसलिए रखा क्योंकि इसके जो नुकसानात हैं इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है।
सो पाकिस्तान का जो मेजर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, जिसमें कोल, ऑयल और गैस हैं। ये तकरीबन हमारे आई थिंक 60% हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को वो करती हैं, क्लेम करती हैं। फॉसिल फ्यूल सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिटर होते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, जब कुछ जब बिजली पैदा हो जाती है, गैस की वो पैदावार हो जाती है, इसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है तो मज़ीद वो ख़ारिज होकर एनवायरनमेंट में मज़ीद फॉसिल फ्यूल एमिशंस जनरेट करती हैं। गैस तो स्पेशली इस हवाले से बदनाम है। सो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 7वां मीथेन एमिटर मुल्क है, साथ में तीसरा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन के लिहाज से। पाकिस्तान का जो एक पार्टिकुलेट मैटर होता है, अगेन ये एक पोल्यूशन का इंडेक्स होता है, उसका एक लेवल होता है कि वो कितना ह्यूमन आपके बर्दाश्त कर सकते हैं, और हर कंट्री अपना स्टैंडर्ड सेट करता है। तो पाकिस्तान ने उसका स्टैंडर्ड 15 रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का जो पार्टिकुलेट मैटर आपको फ़िज़ा में दिखाई देगा वो कम से कम 50 है, और हम समझते हैं अगर आप लाहौर और उसका देखें तो वो तो 100, 200 और कभी 400 भी हो जाता है। तो यानी ये भी हमारी एनर्जी से जनरेट हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर अलोन contributes 46% ऑफ दीज emissions। अगेन ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो ये कह रहा है कि एनर्जी सेक्टर तकरीबन आधा आपके जो emissions है मुल्क के अंदर, उसका रिस्पॉन्सिबल एनर्जी सेक्टर है। अब अगर हम पूछें कि भाई प्रॉब्लम क्या है एमिशंस के साथ, हम तो सब जिंदा बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप यूँ देखें तो इट्स अ साइलेंट किलर। और पाकिस्तान दुनिया का 9वां मुल्क है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर की वजह से, जो हाई पार्टिकुलेट मैटर की वजह से डेथ्स होती हैं। पाकिस्तान से पहले चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट आते हैं, और पाकिस्तान में सालाना 86,000 डेथ्स इसकी वजह से होती हैं क्योंकि हमारा पार्टिकुलेट मैटर या एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत हाई हैं, और ज़्यादातर लोग स्ट्रोक से या हार्ट डिजीज़ से मर जाते हैं, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है उनकी डेथ हमारे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे। अब एक और सवाल जो मैं बस इख्तिताम की तरफ बढ़ रही हूँ, एक और सवाल जो मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि चले हमने कहा कि इसकी तो एनवायरनमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो ऑर्डर है क्या वो लीस्ट कॉस्ट को कंसिडर करता है? ज़ाहिर है पूरा एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट देखती है कि सालाना कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, किन किन ज़रायों से एनर्जी पैदा हो सकती है, और किन को इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो जनरेट करे पावर, और किन ज़रायों से करे। तो उस हवाले से एक प्लान होता है जिसको कहते हैं इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, IGCEP इसका निकनेम है, और ये पावर सेक्टर की प्लानिंग होती है जो सालाना बनाई जाती है, लेकिन ये एप्लीकेबल होती है 10 साल के लिए। तो हर साल जो बनाते हैं वो अगले 10 साल के लिए एप्लीकेबल होती है। उसके 2 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल ये है कि इसको जिस तरह बनाना चाहिए उसमें हमें कॉस्ट का ख्याल रखना होता है। गवर्नमेंट जो है इसको NTDC देखती है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, तो उसको 2 चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि वो लीस्ट कॉस्ट हो, यानी कम से कम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे जो कम महंगी चीज़ हो उनको लेकर बिजली बनाई जाए। और दूसरा ये कि जो हमारे पेरिस कमिटमेंट हैं और जो हमारी नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन जिसको NDC कहते हैं, पाकिस्तान ने अपनी NDCs 2021 में या 20 में रिवाइज़ की थी, और ये कहा था कि अब हम 30% रिन्यूएबल्स प्रोड्यूस करेंगे के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो IGCEP का ये भी काम है कि वो मेक श्योर करे कि वो रिवाइज NDCs के मुताबिक हमारी बिजली पैदा हो सके। तो अब इसके साथ 2 प्रॉब्लम सामने आए हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि IGCEP ने जहाँ थर्मल पावर को थोड़ा सा वो कम करने की कोशिश की है, थर्मल से मुराद है ऑयल है, गैस है, तो ऑयल और गैस तो इसलिए कम करने की कोशिश की क्योंकि ऑयल हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और गैस पाकिस्तान में ख़त्म हो रही है। तो ये दोनों ही हमारे लिए एक अनअफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। तो IGCEP इसको आप देखें तो हमारी जो एनर्जी जनरेशन का ऑर्डर है उसमें अब थर्मल आपको थोड़ा कम होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन साथ साथ में कोल में मैसिव इंक्रीज़ हुआ है, और कोल को लीस्ट कॉस्ट बना के प्रेजेंट किया जा रहा है, और कोल को ये कहा जा रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है। इसके हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो एमिशंस हैं जो कि मैंने पहले हाईलाइट किए थे। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो हम कॉस्टिंग करते हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि हम ये तो देखते हैं कि पैसे कहाँ कम देने पड़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी हेल्थ कॉस्ट क्या हो रही है, और जो हेल्थ बर्डन है
एमिशंस की वजह से वो आपके नेशनल एक्सचेकर को पे करना पड़ता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, या फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो बर्डनड हो जाता है और इवेंचुअली आपका कंज्यूमर है जो कि अनेबल होता है उसकी कॉस्ट पे करने के। तो ये तमाम फैक्टर्स को नहीं देखा जाता जब एनर्जी की प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही होती है। जीनिया आपने टाइम ओवर कर जी दिया अभी। ओके, बस मैं कंक्लूजन की तरफ हूँ। तो आई थिंक ये जो चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी, अगेन यही बात लेके कि बिजनेसेस को इस क्यों कंसिडर करने की ज़रूरत है कि हमारा जो एनर्जी ऑर्डर है उसको रिवाइज़ किया जाए। तो एक तो ये बात है कि हमारी एनर्जी एक्सपेंसिव है, हाई एमिटिंग है, इन्वायरमेंटली डिग्रेडिंग है। इसके अलावा लोगों की ज़िंदगियों पे दे आर कॉस्टिंग पीपल द लाइफ्स ऑफ पीपल, इकोनॉमिक वेलफेयर को कॉस्ट कर रही है। और आखिर में जैसे जुल्फ़िकार ने शुरू में कहा कि मिलती भी नहीं है किसी को, चाहे हाई प्राइस की वजह से नहीं मिल रही है, चाहे लॉसेस की वजह से नहीं मिल रही है, लेकिन मिल भी नहीं रही है। तो यही गुजारिश हम इख्तियार बेग साहब के साथ भी करेंगे और यहाँ जो और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं कि हमें अगर हमने अपने एनर्जी के हवाले से कोई डिमांड करनी है तो आप इन गुजारिशात के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। Thank you. Thank you, Zenia. I think brilliant that you came up with entire data and I think presented an entire picture, not only that how the energy landscape is selling in Pakistan, but also highlighting that what kind of energy we need to foresee. It's not that, and also giving this mix that is mainly fossil fuel. So I think these are some of the realities which need to be discussed and brought at various forums, and that will be followed by the discussion today as well. So now I would like to invite Mirza Ikhtiyar Beg Saab. Is a well-known business man, but as I mentioned that I was really impressed when he highlighted this whole issue of the IPPs and the entire link with not only the pricing of the, but also multiplying the energy crisis in Pakistan. So maybe that's one of the topic would like to hear from you, but also some of these issues which Zenia has also put forward. So over to you, Mirza Saab, please. Thank you, Zahur Saab. I congratulate Knowledge Forum for organizing such important interaction. Rather, there are two articles I'll be handing you over, Zahur Saab. One is IPP माहदों की तजदीद मुल्की मफाद में नहीं, यानी renewal of IPP's agreement is not in national interest. Let me explain you a little bit further. The renewal of IPP's agreement on the same terms and condition, old terms and condition, is not in national interest. So this is the article with all facts and figures. I would like you to be part of this forum. Yeah, definitely we will circulate, for sure. And second thing is, the main issue is the discourse, the heavy loss making discourse. Every year 500 billion rupees. The nationalization of discourse is a must. So this is the second. So these are the two things which will more or less cover your entire topic. Concrete examples, suggestions, proposals, they're all there. Now I'm coming towards the overall energy sector. My colleague has very ably highlighted the core issues, and rightly so. Me as an industrialist and as a businessman, I would like to give you practical feedback of the issues of the energy sector. अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ी रिफॉर्म्स क्या चाहिए, नहीं रिफॉर्म्स तो बहुत सारी चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स भी हैं दूसरी, तो मेरा जवाब होगा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. हमारे मुल्क को किसी वक्त भी ये कोलैप्स कर सकता है. ये कैंसर है जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, जो उसकी नॉर्मल लाइफ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है. वो किस तरह, और उस पर फिर मैंने आइडेंटिफाई किया था कि पहली चीज़ तो ये है कि जी हमने 1994 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स IPPs की पॉलिसी को लॉन्च किया, तो आई वाज विद हर. मैं था, सलमान फारूकी साहब थे जो सेक्रेटरी होते थे फेडरल, और डॉक्टर शाहिद हसन प्रोफेसर होते थे जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट थे. तो वी वाज वन ऑफ दोज फ्यूज कि हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी लॉन्च की थी.
और उसमें उस वक्त लोड शेडिंग थी, सीवियर लोड शेडिंग। तो हमारे पास 1000 मेगावाट के बाद हमने रोक दिया था कि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा लेने की नहीं है, या हमारी नीड या ज़रूरत या इंडस्ट्री की एपेटाइट, वो ग्रोथ भी सालाना 10% के हिसाब से लगा लें। तो हमने कहा कि अब हम अगर 2000 पे जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अप्लाई किया था, रिटर्न्स बड़े अच्छे थे, गारंटेड रिटर्न्स ऑन इक्विटी था 17%। लेकिन उस वक्त हमने ये सोचा था कि क्या हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि कैपिटल सरचार्ज हमें बिजली न लेने की सूरत में भी देना पड़ता, कि आप बिजली नहीं ले रहे लेकिन उस प्लांट का कैपेसिटी सरचार्ज जो है वो आपको देना पड़ेगा। दिस वॉज द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो वो वक्त था। फिर उसके बाद इसमें इन्फ्लुएंसेस यूज़ किए गए और ये मोर देन अवर कैपेसिटी, एपेटाइट एंड कंजम्पशन, IPPs were signed. So much so कि पिछले, ये 1994 में शुरू हुआ था और पिछले 20 साल में अब तक हम 8000 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी सरचार्ज के मद में दे चुके। 20 साल में नहीं जाती, बहुत मुश्किल होता ट्रैक डाउन करना, पिछले साल में चले जाते हैं। 1 साल पहले हमने कैपिटल सरचार्ज की मद में 2000 अरब रुपए दिए। ये 2000 अरब रुपए वो पैसे हैं जिसकी बिजली हमने ली नहीं है, क्योंकि एपेटाइट नहीं थी, कंजम्पशन नहीं थी, नीड नहीं थी, तलब नहीं थी, डिमांड नहीं थी। लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक आपने कैपिटल सरचार्ज के मद में उन्हें देना पड़ा। मेरे डिफेंस का बजट 1800 रुपये, 1800 अरब रुपए, और कैपेसिटी सरचार्ज की मद में दिए हमने 2000। यानी इंटायर डिफेंस बजट से भी ज़्यादा हमने IPPs को कैपेसिटी सरचार्ज के मद में 2000 अरब रुपये 1 साल के दिए 2022-2023 में। तो ये तो पता चल गया कि ये चीज़। उसके बाद 5 डिफरेंट पॉलिसीज़ आई हैं 1994 के बाद, जिसमें ये रिव्यू हुए। कहीं पे डॉलर में प्रॉफिट देने का हमने एग्री किया, कहीं में हमने इसकी जो ओवर इनवाइसिंग को एड्रेस किया। मेरी भी कंपनी बेग एनर्जी रजिस्टर्ड है और हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ 50 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट, लेकिन ग्रिड नहीं था तो रुक गया। उसके बाद हमें वी वर अप्रोच्ड बाय द प्लांट सप्लायर कि जी आपके फ्री में लगेगा ये प्लांट, $50 मिलियन का प्लांट है, आप $100 मिलियन की ओवर इन्वेस्टिंग। My general managers, they all brought all those proposals to me. मैंने कहा स्क्रैप दी कंपनी, क्योंकि जो ग्रिड में टाइम लग रहा था 3 साल, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग आ रही थी उसकी। तो ज़्यादातर ये जो IPPs हैं ये डबल दी इनवाइस वैल्यू और इनवाइस हुई है, तो उन्हें 17% इक्विटी पे जो रिटर्न है वो डबल है, और डॉलर में दिया जा रहा है, और कैपेसिटी सरचार्ज भी दिया जा रहा है उस बिजली का जो, लिहाजा ये कैंसर फैलता गया। आज आपके सर्कुलर डेट से पावर सेक्टर के 2500 अरब रुपए, और अगर गैस के मिला लें तो 4000 अरब हो जाते, 1500 गैस के। लिविंग गैस असाइड, इस वक्त हम पावर की बात करें, 2500 अरब रुपए पे नहीं कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं फिर? बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। IMF बार बार जब ये फिगरें नई सर्कुलर डेट की जाती हैं वो कैलकुलेट करके पर यूनिट पे डिवाइड करता है, वो कहता है जी 15 रुपये बढ़ा दें, 20 रुपये बढ़ा दें, 25 रुपये बढ़ा दें।
हम रीजन में सबसे एक्सपेंसिव पावर रेट हमारे हैं। अच्छा, ये मेरी बात पे ना यकीन करें, आप इंडस्ट्री को उठाएं। अब इंडस्ट्री ये जो पावर ले रही है, इस इंडस्ट्री और बांग्लादेश की जो पावर रेट में तकरीबन आधे का फर्क है। When we gave the last government presentation for competitive tariff, तो हम बांग्लादेश से भी महंगा थे, हम श्रीलंका से भी महंगे थे, हम इंडिया से भी महंगे थे, हम खत्ते में तमाम ममालिक से महंगे थे। तो दे रियलाइज इट, तो उन्होंने एक टैरिफ बना दिया कंसेशनल, जिस पे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ के 32-33 अरब हुई थी। अब IMF ने पहले दिन आके उसको कहा कि ख़त्म करें, नो सब्सिडी, नो प्रेफरेंशियल टैरिफ। ख़त्म हुई, एक्सपोर्ट धड़ से नीचे गई। 10 महीने मुसलसल मेरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 17.5% कम हो रही है। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, मुसलसल पिछले 10 महीने। आप डेटा निकालें, गूगल कर लें। अब हम कम्पिटिटिव रहे नहीं, बैंक के चार्जेस हो गए 22 से आप 24-25% बैंक के लैंडिंग रेट दे रहे हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मैं तो सुबह दोपहर शाम इंडस्ट्री में होता हूँ। हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते 25% बैंक को देना, पिछाभी भी देनी पड़ेगी साथ में। तो फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी शूट अप कर गई, एनर्जी कॉस्ट आपकी शूट अप कर गई, डॉलर बढ़ा था तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट शूट अप कर गया, ग्लोबल रिसेशन, आपकी एक्सपोर्ट जो 32-33 बिलियन थी वो कम होकर 27 पे आ गई। लिहाजा हम अनकम्पिटिटिव हो गए, हम कम्पिटिटिव नहीं रहे। तो पावर सेक्टर ने हमें अनकम्पिटिटिव बनाया, क्योंकि ये इतना बढ़ गया। और बढ़ किस लिए गया? नुकाइस की वजह से, जो इसके नुक्स थे। ये बड़ा है T&D लॉसेस 27%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तरसील का जो इनका ऑब्सलीट सिस्टम है उससे बिजली ज़ाया हो जाती है, नॉन रिसीवेबल, नॉन रिकवरी ऑफ द बिलिंग। हर महीने 10 से 15% कम रिकवरी होती है। तो भाई 5 सालों में हर साल 10 से 15% लेस रिकवरी हो रही है। 5 साल में कितनी हो गई होगी? 50-60%। नहीं चल सकता। आपको तो दुनिया में 98%, 99% रिकवरी है। वो कार्ड होता है प्रीपेड कार्ड, पावर कार्ड जिनको कहते हैं इंग्लैंड वगैरह में, वो लगाएं जितना, जैसे टेलीफोन में आपका क्रेडिट आता है ऐसी पावर का क्रेडिट होता है। आप बिल भेज के एक तो देते नहीं है, और फिर रिकवरी आपकी तकरीबन 85% एवरेज है। फिर ऑब्सलीट प्लांट, इनएफिशिएंट प्लांट, मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल फर्नेस ऑयल और RLNG इंपोर्ट कर रहे हैं, इग्नोरिंग ऑल्टरनेटिव एनर्जी, विंड पावर, सोलर पावर। कोयले के बारे में आप कहते थे कि हमारा कोयला से हम बिजली नहीं पैदा कर सकते क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। यही कोयला थर का 3 प्लांट चला रहा है अब, एंग्रो का भी चला रहे हैं, एक CPEC के साथ है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ। ना सल्फर कंटेंट्स इज एन इश्यू, ना मॉइस्चर इज एन इश्यू। टेक्नोलॉजी आ गई है, उसने कवर कर लिया मॉइस्चर को, पहले पानी निकाल के फेंक देते हैं। सल्फर कंटेंट्स को भी एड्रेस हो गया। तो 170 बिलियन टन थर्कोल, वो काला सोना जिसको ज़मीन के अंदर से निकाला ही नहीं था 76 साल, ऑयल कंपनीज के इन्फ्लुएंस पे
आज वो बिजली बना रहे हैं, लेकिन अभी भी बातें सुनने में आती हैं जी ये सल्फर कंटेंट से इसमें उस पे मिर्ज़ा साहब डिबेट है, उस पे भी आते हैं, दैट्स फाइन, बट आई थिंक दैट्स यू गिव एन एक्सीलेंट पिक्चर पर्टिकुलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि जी कितनी कास्ट आ रही है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स दैट यू प्रोवाइडेड कि जी पिछले साल आपने 2000 बिलियन जो कि आपके डिफेंस बजट से ज़्यादा था, और उसके बाद फिर इंडस्ट्री का ये कहना कि जी उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। हमने तो कहा कि मैं कंज्यूमर सफ़र कर लूँ, आपने कहा कि जी ये हम डर्टी एनर्जी को भी कर लें, लेकिन अगर आप भी कम्पिटिटिव नहीं रहे, मतलब हमारी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट्स भी नहीं आप बढ़ सकते, तो क्या फ़ायदा। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस क्या हैं आपकी, सजेशन क्या है, हाउ टू एड्रेस दिस। 2-3 रिकमेंडेशन है, मैं लंबी चौड़ी जी बिल्कुल सोशल एक्सपेक्ट में मेरी वी विल हेयर डेफिनेटली, अभी डॉक्टर खालिद भी है, लेकिन हम चाह रहे हैं रिकमेंडेशन क्या है। 2-3 चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि हम इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव फ्यूल को बंद करें, ठीक है, फर्नेस ऑयल एंड RLNG और LNG, हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी और कोयले पे अगर दुनिया में हु हा है तो होने दे। हमारा तो यही लोकल फ्यूल है, इससे बिजली बनाए। ये अल्लाह ताला ने 175 बिलियन टन जो कोयला, तो पहली चीज़ तो मेरी ये हुई एक्सपेंसिव फ्यूल को बंद करें। पिछले बार $18 बिलियन की इम्पोर्ट्स हुई थी फर्नेस ऑयल एंड RLNG की। अब ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, स्पॉट में जो दाम मिल रहे हैं सो एक्सपेंसिव, लेकिन सर्दियों में कि हुकूमत शोर शार नहीं डालें, लोग मंगाना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो इसमें है, हमारी जो गैस है खुदारा, ये गैस इज़ एक्सपेंसिव फ्यूल, ठीक है, ये कुदरत ने आपने दी, जिसका नाम कुदरती गैस आप कहते हैं। ठीक, इस गैस को CNG में आपने यूज़ करके उड़ाया। मुशर्रफ के वक्त में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा CNG गाड़ी रखने वाला मुल्क बन गया। हम बड़े खुश थे, दुनिया में नंबर 1। तो आप नंबर 1 कैसे बन रहे हैं? आपने अपना फ्यूल जो गैस है उसको मुतबादल फ्यूल होने के बावजूद आपने CNG में सस्ते दामों में दिया। हालांकि गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल से भी चल सकती थी, मुतबादल फ्यूल है, लेकिन आपने गैस दी अपनी सबसे महंगी, जो इंडस्ट्री को दे सकते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन इंडस्ट्री की होती है, हमारी इंडस्ट्री 25 या 26% है। 60-70% जो कुदरती गैस होती है उसका इंडस्ट्री को दी जाती है, तो वो आप चेंज करें। ठीक है, आपका वेटेड एवरेज सबसे एक्सपेंसिव पावर जनरेशन कर रहा है, उसको वेटेड एवरेज को, औसत को नीचे लेकर आएँ, और उसके लिए आप एफिशिएंट प्लान, नॉन इम्पोर्टेड फ्यूल, T&D लॉसेस को कंटेन, रिकवरी को आपने बढ़ाना है, करप्शन को आपने ख़त्म करना है, इनएफिशिएंट प्लांट को स्क्रैप करना है, जो 50-50, 60-60 साल के हो गए, 20% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने ओवरहॉल करनी पड़ेंगी। पावर सेक्टर को ओवरहॉल करना पड़ेगा, इसको इंग्लिश के जो अच्छे जुमले हैं, रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स इज़ ए मस्ट, क्योंकि पीछे कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। 2500 आपका वो हो गया है, डिस्कोस को आप प्राइवेटाइज करें। IPP के नए एग्रीमेंट, आखिरी जुमला बोल के जा रहा हूँ, जी बिल्कुल, IPP के नए एग्रीमेंट कैपेसिटी सरचार्ज के बजाय आप कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर डाल दें। दुनिया में कम्पिटिटिव बिडिंग ये होती है कि मुझे चाहिए 600 मेगावाट, मार्केट में फ्लोट होते हैं, भाई कोट करो 600 मेगावाट का। सफ़ायर गुल अहमद से बात करता है, बेग एनर्जी से बात करता है, हम 600 मेगावाट टोटल करके जाते हैं 5 सेंट पे। दूसरा एक आ जाता है, वो कहता है जी 4.5 सेंट्स पे हम देना, और आप 4.5 में या 4 में नेगोशिएट करके लॉक कर लेते हैं। इसको कहते हैं कम्पिटिटिव बिडिंग। इस पे आप खरीदें इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट से। फिक्स आप 17% इक्विटी पे दे रहे हैं, वो भी डबल है ओवर इन्वेस्टिंग करके, और साथ में वो बिजली की कीमत दे रहे हैं जो आप ले नहीं रहे। इन्होंने पैसे निकाल लिए सब, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल। अब ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये रिन्यू कर रहे हैं। अब तो रिन्यू पे तो अपनी शराइत कर सकते हैं ना, ये नहीं कह रहा कि एग्रीमेंट तोड़ दें, ये नहीं कह रहा मैं, इंटरनेशनली बदनामगी भी हो। नहीं, जिनके कंप्लीट हो चुके हैं वो आ रहे हैं जी, मरे खपे उनके
पावर स्टेशन हैं, तो आप बोलें भी हम लेंगे बिजली से, जो ज़रूरत होगी वो पे करेंगे, जो सप्लाई होगी वो पे करेंगे, और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर हम इंशाल्लाह पे चले गए। थैंक यू, प्लीज बैठे, आप बैठे जीनिया प्लीज। हाँ मेरे कम सो थैंक यू वेरी मच, वी रियली फॉर्मली वेलकम यूनुस डागा साहब। यूनुस डागा साहब इज मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड रेवेन्यू। लेकिन जिस तरह मैं पहले भी इंट्रोडक्शन करवा चुका, वो नहीं आए हुए थे कि हमारे लिए रिलेवेंस यूनुस डागा साहब की टुडे के आज के इवेंट में दो तरह की है। एक तो है कि डागा साहब जब ये क्राइसिस, एक तरह से हमारे यहाँ तो क्राइसिस हर वक्त क्राइसिस होता है, लेकिन जब पीक था तो वो पावर सेक्रेटरी थे पाकिस्तान में। और फिर लाजमी जब हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, बिज़नेस के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो डागा साहब जो हमारी बिज़नेस की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है FPPCI, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान की, उनके जो पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड हैं उनको भी चेयर करते हैं, और उन्होंने कई मरतबा रिकमेंडेशंस को सामने लाए हैं। तो डागा साहब हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया था, जीनिया की एक प्रेजेंटेशन हुई और उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को सामने रखा। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट SDPI के डॉक्टर खालिद वली साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गो अहेड, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम आपसे सुन लें, और हमने स्पेशली रिक्वेस्ट की है मिर्ज़ा साहब से कि वो भी आपको सुन के जाएं, उनको एक और प्रोग्राम में जाना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कम से कम आपकी बात सुन के जाएं। तो गो अहेड डॉक्टर खालिद वली साहब। अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर खालिद वली साहब आप बोलें बिल्कुल। जी बोलें बिल्कुल, देखते हैं कैसे आपकी आवाज आती है, बोलना शुरू करें। आवाज आ रही है? आप बोलें तो सही। जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जी आ रही है। ओके जी, अगर आप ओके जी, थैंक यू सो मच दागा साहब, आप आए हैं। मिर्जा साहब ने बड़ी फसाहत के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर और पाकिस्तान का किस तरह एक कैंसर की तरह जो है वो एनर्जी सेक्टर की इनएफिशिएंसीज पाकिस्तान को जो है वो इस क्राइसिस में लेकर जा रही है। और जीनिया ने एक सोशल एस्पेक्ट शेयर कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा आज के टॉपिक को जहन में रखते हुए एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान पॉली क्राइसिस और किस तरह से हम एक सिनर्जी डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, एकेडेमिया, प्राइवेट सेक्टर, और इसको हम जो है वो रिफॉर्म्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच द नॉलेज फोरम। आगे चलें तो अगर हम लोग पॉली क्राइसिस क्या होता है जी? पॉली क्राइसिस एक इंटीग्रेटेड क्लस्टर ऑफ क्राइसिस है जो कि ग्लोबल रिस्क की वजह से आपकी इकोनॉमी को जो है वो मल्टीपल वेज में अफेक्ट करता है। वो आपकी इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, आपकी एनर्जी प्राइसेस महंगी हो जाती है, एनर्जी महंगी होती है तो ग्रोथ रेट कम होता है, तो एक साइकिल इन्फ्लेशन की फॉर्म में जो है वो चलना शुरू हो जाता है। और ये आता बाहर से है, एक्सटर्नल से, लेकिन ये एक मल्टी फेसेटेड सॉर्ट ऑफ क्राइसिस जो है वो होता है। तो दिस इज अ न्यू टर्म जो कि दुनिया ने अभी रिसेंटली देखी है पॉली क्राइसिस के नाम से। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, इसमें इन्फ्लेशन है, इसमें अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, इसमें फिस्कल डेफिसिट है, इसमें ट्रेड डेफिसिट है, और ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं। ये पाकिस्तान का एक मैप है, मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से दुनिया के क्राइसिस ने, वर्ल्ड क्राइसिस ने, ग्लोबल क्राइसिस ने हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को इफेक्ट किया है। तो ये वो एरा है जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक ने पाकिस्तान को मुतासिर किया। बिल्कुल स्टैग्नेंट प्राइसेस जा रही हैं। ये जो तीनों ग्राफ्स नजर आ रहे होंगे आपको, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है फॉर डिफरेंट स्लैब्स, 300 यूनिट्स, 700 यूनिट्स और ग्रेटर देन 700 यूनिट्स। और नीचे आपको डॉलर प्राइसेस नजर आ रही हैं। 150 रुपी डॉलर था, 170 रुपी डॉलर था। और यहाँ पे ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती हैं। उस तरह से इंक्रीज करती हैं कि हमने उसको पहले कभी नहीं देखा। डॉलर 300 क्रॉस करता है और आप सबको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। हम लोग एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस में जो है वो रुके हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा पेट्रोल प्राइसेस का जो है वो देख लेते हैं ब्रेक डाउन कि किस तरह से हुआ। बिल्कुल वही
आपका जो है पेट्रोल प्राइस बड़ा कम हो गया व्हेन आपने कोविड-19 की रिजीम में गया दिसंबर 19 से सितंबर 21 में, लेकिन फिर से बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की तरह आपका जब डॉलर इंक्रीज करना शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, IMF से एग्रीमेंट हुआ, आपकी पेट्रोल प्राइसेस सब्सिडीज रिमूव होने की वजह से ये जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की, और अभी जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 90 USD पे हैं पर बैरल, और अभी हमारी जो प्राइस है वो 300 को क्रॉस कर गई है। एक जमाना था पीपल्स पार्टी के दौर में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वर 109 USD, लेकिन उस टाइम पे जो पेट्रोल की प्राइस थी दैट वाज अराउंड 100 रुपी, विच मींस कि पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी को थोड़ा सा देखने की जरूरत है, चॉइसेस को देखने की जरूरत है कि ये ग्लोबल शॉक जब भी आता है वो पाकिस्तान की इंटरनल इकोनॉमी पे उस तरह से इफेक्ट पहले नहीं होता था जिस तरह से अभी होना शुरू हो गया। तो हमें इस चीज को जहन में रखते हुए अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है। तो ये थोड़े से ट्रेंड्स थे। करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली हमें रिफॉर्म्स करने चाहिए। रिफॉर्म्स होती क्या है? एक डिक्शनरी डेफिनेशन है, टू मेक एन इम्प्रूवमेंट स्पेशली बाय चेंजिंग अ पर्सन्स बिहेवियर और द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। ये एक बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा टाइम टेकिंग काम है। हमें एटलीस्ट डायरेक्शन ठीक करनी होगी। लंबा काम है, टाइम टेकिंग काम है, लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक होगी तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एनर्जी सेक्टर इसमें कहाँ फिट इन होता है। तो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई 88.4 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है। इसमें 41.4 बायोफ्यूल फायरवुड से आता है, 20.9% नेचुरल गैस से आता है जो कि डिप्लीट हो रही है, 19.3% ऑयल से आता है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, 10.5% इलेक्ट्रिसिटी से आता है जो कि हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड और बगास से बनाते हैं हम लोग, और 7.9% कोल से आता है। अब इस चीज को ठीक करने की जरूरत है कि हमारा जो फ्यूल मिक्स है, एनर्जी मिक्स है, वो टिल्टेड टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल है एंड इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स इंपोर्टेड फ्यूल एज वेल। नेचुरल गैस डिप्लीट कर रही है, ये 20% भी हमें कहीं ना कहीं से या तो अपनी इंपोर्ट्स बढ़ानी होगी या हमें अपना फायरवुड का शेयर बढ़ाना होगा। कुछ ना कुछ करना होगा। फॉरकास्ट है कि ये शेयर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, ये इंक्रीज कर जाएगी बाय 100 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। So problem on the hand is that we are not only need to take care of this forecasted demand, but we need to take care of this existing fuel mix as well. What are different challenges and problems? पहला प्रॉब्लम जो कि जीनिया ने भी मेंशन किया, जो कि मिर्जा साहब ने भी मेंशन किया, कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है that goes way beyond the world ट्रेंड्स। पाकिस्तान में 50% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर में होती है, विच इज कॉन्ट्ररी टू द वर्ल्ड ट्रेंड। इंडिया चाइना को देखें तो लीडिंग सेक्टर उनके जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री और कमर्शियल सेक्टर है दे सब्सिडाइज रेजिडेंशियल सेक्टर। ये थोड़ा सा मसला है पाकिस्तान में। ऑन द अदर हैंड दूसरे कंट्रीज में रेजिडेंशियल सेक्टर सब्सिडाइज कर रहा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और उनको इलेक्ट्रिसिटी कम प्राइसेस पे मिल सकती होती है ताकि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अपना शेयर प्ले कर सके। एक और चीज जो कि सब्सिडीज दी जा रही हैं फॉसिल फ्यूल्स को, अगर आप इन फ्यूल सब्सिडीज को कंपेयर करें तो लास्ट बजट में 947 बिलियन रुपी की सब्सिडी दी गई, जो कि आपके फेडरल PSDP के बराबर है 950 बिलियन रुपी की। मींस कि आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बराबर सब्सिडीज एनर्जी सेक्टर को दी जा रही है, पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर सेक्टर को। पेंशन के जो आपके अखराजात हैं वो 801 बिलियन है, सब्सिडीज उनसे ज्यादा है। और फेडरल गवर्नमेंट को चलाने की जो कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग द आर्मी दैट इज 714 बिलियन रुपीज, और उससे भी ज्यादा सब्सिडीज हम पावर सेक्टर को देते हैं। SDGs में हमारी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन जो है वो विद एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी वो स्टैग्नेंट है। रिलायबिलिटी के एतबार में पॉपुलेशन विद एक्सेस टू क्लीन फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कुकिंग वो बड़ी अलार्मिंग है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द हाउस होल्ड्स दे कुक ऑन फायरवुड। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिनको केटर करने की जरूरत है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें एनर्जी और इकोनॉमी को इकट्ठा करके देखने की जरूरत है। अगर इस ग्राफ को देखें तो फिस्कल ईयर 14 के बाद एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है हमारी इंपोर्ट्स में, जो कि इंपोर्टेड शेयर है प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में। सो वी नीड टू
have this self-sufficiency going on into our energy sector. क्या 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 चीजें हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है? एक प्लानिंग का फुकदान है हमारे पास. We are going from one crisis to another crisis to another crisis. Just to give you an example, मिर्जा साहब ने बड़े अच्छे वे में बताया कि 1994 में IPP पॉलिसी आई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में. उस टाइम पे और फिर उसके बाद मुशर्रफ era में वो जब एक फॉरेन एड का बड़ा एक इनफ्लो हुआ पाकिस्तान में, हमारी ग्रोथ बढ़ी हुई, कमर्शियल सेक्टर ग्रो करना शुरू हुआ, प्लाजाज बनने शुरू हुए, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई. उसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी क्राइसिस आया 2007 से 2013 में. लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई. उसका जो सोल्यूशन था हमने दैट सोल्यूशन वी फाउंड इन IPPs और RPPs, रेंटल पावर प्लांट्स और IPPs को, और उनको लाने के लिए हमने बड़े ल्यूक्रेटिव एग्रीमेंट्स किए. हमने उनको जो है वो बड़ी कैश ग्रांट्स दी, हमने उनको जो है वो बड़े हाई रेट्स पे जो है वो प्रॉफिट्स रेट्स और रिटर्न पे जो है वो उनके साथ एग्रीमेंट किए. और इस एक्सेसिबिलिटी के क्राइसिस के सोल्यूशन की वजह से नाउ वी आर इन अनदर क्राइसिस, दैट इज अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस. और अब इस अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस को हम सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं? हम इसको थर कोल में इन्वेस्ट करके सॉल्व कर रहे हैं, और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है इसका जो हीरो होगा दैट वुड बी थर कोल. लेकिन मेरे ख्याल से और शायद काफी सारे लोग इससे एग्री भी करें, जो थर कोल का सोल्यूशन दिया जा रहा है ये भी बिल्कुल उसी तरह से शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी क्राइसिस का सोल्यूशन IPPs और RPPs थे. हम एक और क्राइसिस में जा रहे होंगे, दैट वुड बी सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस. हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा होगा और हमारे बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे होंगे. किस तरह से हो रहे होंगे मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ. PPAs में हमने इंडेक्सेशन की एक्सचेंज रेट के साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ता है कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ती हैं. जस्ट टू गिव यू एन फैक्ट, 10% कैपेसिटी पेमेंट्स इस तरह से लिंक्ड हैं कि जैसे जैसे लोकल इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो 10% कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भी बढ़ेंगे. तो अब एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, कैपेसिटी पेमेंट इंक्रीज होती है, और जब कैपेसिटी पेमेंट इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ऊपर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है. तो ये एक साइकिल जो है वो IPPs ने, और ये एक बिजनेस का हिस्सा बन गया है. इसको ठीक करने की जरूरत है. डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. मिर्जा साहब बेहतर जानते हैं, दागा साहब भी एग्री करेंगे कि जो भी बिजनेस चलाना है अगर उसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाना है. लेकिन क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, फिक्स्ड कॉस्ट गवर्नमेंट ने पे कर दी है, तो कोई भी IPPs इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ नहीं जाता, एफिशिएंसी की तरफ नहीं जाता. बिल्कुल एग्रीड टू मिर्जा साहब कि हमें एफिशिएंसी में इन्वेस्ट करना है, कंपटीशन में इन्वेस्ट करना है, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाया जा सके. इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्री है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा हाई टैरिफ चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से वो लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उस तरह से यूज नहीं करते. एक और जो नया फिनोमेना आ रहा है मार्केट में, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, दैट इज कि रिन्यूएबल एनर्जी को एज अ ट्रेड बैरियर यूज किया जा रहा है. यूरोपियन यूनियन ने एक नया आई वुड से कि लॉ इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसको हम लोग CBAM कहते हैं. ये CBAM क्या चीज है? ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है. और ये है क्या कि अब जितनी भी इंपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में आएंगी वो दे आर बाउंड टू हैव कार्बन फी इम्प्लीमेंटेड ऑन इट, इम्पोज्ड ऑन इट, जिसकी वजह से जो मिर्जा साहब कंपेटिटिवनेस की बात कर रहे थे वो हमारी और कम होने जा रही है अगर हम लोग सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करते. एक सिनेरियो जो है वो इमेजिन करें कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो अपनी प्रोडक्शन कोल बेस्ड पावर प्लांट से करती है, और फिर वो अगर उसको जाके EU में एक्सपोर्ट करती है तो अगले 10 से 15 सालों में हमारी वो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो EU कंट्रीज के लिए महंगी होने जा रही हैं. तो ये CBAM इस चीज को केटर करता है. हमें इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है और हमें थर कोल से अपनी जान छुड़ानी है. बेशक वो हमारी एक वेल्थ की फॉर्म में लिया जा रहा है, लेकिन उसको उस टाइम तक बचा के रखें जब तक कार्बन कैप्चर के मेथड्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो जाते. जिस तरह से हमने नेचुरल गैस को वेस्ट कर दिया है,
बिल्कुल उस तरह से बेशक उसको बचा के रखा जाए और हमें अभी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये 6 सेक्टर्स हैं जिन पे ये CBAM अभी 31 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दीज 6 सेक्टर्स आर सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी बेशक हम लोगों को हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इसकी वो हॉरेबल फॉर्म नजर ना आ रही हो एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में, लेकिन आज से कोई 10 साल बाद 2030 तक सारी की सारी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, जो कि हम मेजॉरिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, राइस एंड अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन पे भी ये एप्लीकेबल होने जा रहा है। सो वी नीड टू हैव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कमिंग इनटू और एनर्जी सेक्टर। ये एक टाइमलाइन है, 31 अक्टूबर 2023 से इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी इन 6 सेक्टर्स के लिए। देन 2024 दैट वुड बी ट्रांजिशन टाइम। फुल रोल आउट जो है वो 2025 में होगा और इसकी एक्सपेंशन जो है दैट इज बाउंड टू हैपन इन 2030। बाय 2030 जितनी भी इंपोर्ट्स EU रीजन में आ रही हैं उनको एक कार्बन फी पे करनी होगी, बिल्कुल उस तरह से जितना टैक्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज पे लग रहा होता है। सो दिस विल डिक्रीज और कम्पिटिटिवनेस। सो अगर अभी से प्लान करेंगे तो तब जाके हम लोग उस पोजीशन में होंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 2007 में पाकिस्तान की जो सियालकोट की स्पोर्ट इंडस्ट्री है उस पर बैन लग गया था, जिसकी वजह से फिर GSP+ आया और वो सारा कुछ बैन इस वजह से लगा था कि हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में शायद चाइल्ड लेबर इश्यूज थे। तो माइट बी पॉसिबिलिटी इज देयर कि ये जो कार्बन एमिशन का जो एक फिनोमेना है या हाई इंटेंसिटी ऑफ कार्बन है, और ये अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो दिस माइट लीड टू अनदर बैन on our export sector. So industrialists or businessmen should think about it और इन्हें गवर्नमेंट से जरूर डिमांड करना चाहिए कि we need to fix our electricity sector through reforms, and that reform should be based on the idea of renewable energy, idea on the sustainability and so on so forth. Opportunities क्या हो सकती हैं? One opportunity is कि हम लोग कार्बन मार्केट्स को स्टैब्लिश कर लें। कार्बन मार्केट से एक जो है वो एक बड़ा वायबल इकोनॉमिक ऑप्शन है। ये एक हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम भी प्रोवाइड करेगा थ्रू सेलिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। अगर आप लोग अपने ऑफसेट्स करते हैं और वो ऑफसेट्स जो हैं वो एडिशनल हैं, यू कैन सेल इट टू द यूरोपियन मार्केट। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से अभी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सोल्ड आउट देयर Delta Blue carbon credits mangrove projects में, those were initially $200 million, वो अभी वो $400 million के हो गए हैं, which means it's a lot of money जिसको आप sustainability practices को use करते हुए utilize किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्लाइमेट जस्टिस को नेशनल इशू बनाया जा सकता है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की जा सकती है, एनवायरनमेंट और एनर्जी पॉलिसीज को इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंटीग्रेट किया जा सकता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी एनर्जी एनवायरनमेंट साइन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अगर ये अगर थिंक टैंक्स मिल के इस चीज़ को बना लें और प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ को, मिर्जा साहब अगर गवर्नमेंट को कन्वे कर दें तो दैट वुड बी इफेक्टिव लॉन्ग टर्म पॉलिसी जिसको हम लोग परस्यू कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड इंडिकेटिव एनर्जी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जो प्लानिंग का फोकस है दैट इज ऑन पावर सेक्टर, हमें दूसरे सेक्टर्स में भी जाना होगा, उनकी भी प्लानिंग जरूरी है। कुकिंग फ्यूल हो गया, इंडस्ट्रियल फ्यूल हो गए, हीट यूजेज इन इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एनर्जी ट्रांजिशन, ऑब्वियसली अगर एनर्जी सेक्टर के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जो हैं वो कार्बन एमिशंस के साथ लिंक्ड हैं, अगर दुनिया नेट जीरो की तरफ जा रही है तो प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रॉफिट फंक्शन में दे नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस एनर्जी ट्रांजिशन एज अ पार्ट ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉफिट फंक्शंस। लास्ट पॉलिटिकल, लेजिस्लेटिव एंड लीगल कवर की जरूरत है। अभी रिसेंटली STPI ने और CPDI के साथ मिलके हम लोग अभी आज के दिन एक कंसल्टेशन से उठ के आ रहे हैं, एंड दैट कंसल्टेशन वाज टारगेटेड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। वो टारगेटेड देयर पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज कि उसमें हम ये डिबेट जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा सके किसी तरीके से, सो दैट हम लोग शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ ना जाएं, शॉर्ट सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज की तरफ जाएं जो कि 2 से 3, 4 जनरेशंस के लिए हो और वो जनरेशन उनसे बेनिफिट ले रहे हों। लास्टली टू सम इट अप,
जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि इंट्रोस्पेक्शन से स्टार्ट होता है कि वी नीड टू फर्स्ट के नीड असेसमेंट किस चीज़ की हमें चाहिए, क्या चीज़ चाहिए हमें, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए माइनिंग सेक्टर उस तरह से मैच्योर है, क्या प्राइवेट सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी में वो माइनिंग करने की ज़रूरत है या माइन एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, मिनरल्स को देखने की ज़रूरत है, लिथियम, कोबाल्ट और सो ऑन सो फोर्थ जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़ होंगे, टारगेट्स क्या हैं, लोकल नॉलेज कितना अवेलेबल है। देन सेकेंड स्टेप है कि हमें इंटीग्रेट करना है, हमें पॉलिटिकल विल को इंटीग्रेट करना है इस एजेंडा में, हमें रीजनल प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना है, हमें एकेडेमिया के नॉलेज को, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को और पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसी में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, हमें मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करने की जरूरत है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से इंटीग्रेट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वो एक दूसरे की बात सुने। फिर पब्लिक प्राइवेट इंटीग्रेशन की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर के मसले क्या हैं और किस तरह से इफेक्टिवली पब्लिक सेक्टर उसको ठीक कर सकता है। देन 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल प्रोविंशियल इंटीग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि अब फेडरेशन उस तरह से पावरफुल नहीं है जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावरफुल है, लेकिन आपका FDI अट्रैक्ट करने में, आपका ये लॉन्ग टर्म और मैक्रो एजेंडा बनाने में फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है, तो इस इंटीग्रेशन की जरूरत है। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की जरूरत है कि किस तरह से हम माइनिंग से लेके एंड यूजर तक किस तरह से हम अपने सेक्टर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन कम्स थर्ड स्टेप, इंडिजिनाइजेशन, कैपेसिटी बिल्ड कीजिए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हो, ताकि जो हमारी होम इंडस्ट्री है, नेटिव इंडस्ट्री है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो और वो इंडिजिनाइजेशन और लोकलाइजेशन के थ्रू वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज जो है वो हासिल कर सके, जो कि बाहर बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे यूज की जा रही है। फोर्थ स्टेप वुड बी इंक्लूसिवनेस, हमें इंक्लूसिव पॉलिसी बनानी है, कम्युनिटीज के लिए बनानी है। वन वे टू डू इट कि हम कम्युनिटी ग्रिड्स में इन्वेस्ट करें, हर कम्युनिटी के लिए अपना ग्रिड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन हो, सेपरेट ग्रिड्स हो, तो उससे क्या होगा, है जो एक नेशनल ग्रिड की कैपेबिलिटी है उस पर भी उतना ज्यादा बोझ नहीं आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी भी बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और जो भी सॉल्यूशंस आए दैट शुड बी कम विद द कंसल्टेशन विद कम्युनिटी और इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कम्युनिटीज होने चाहिए। और देन कम्स द इंसेंटिवाइजेशन फेज, टैक्स इंसेंटिव होना चाहिए, टैक्स एग्जम्पशंस होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो कंपैटिटिव हो सके आपके फॉसल फ्यूल और इंपोर्टेड फ्यूल्स के बराबर। सेक्टर कपलिंग एक ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप लोग विंड एनर्जी को हाइड्रोजन प्रोडक्शन के साथ लिंक कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस किस तरह से प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू फंड करके दी जा सकती हैं, डेवलपर्स के लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए, और हमें रीजनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट ये ओनरशिप लेती है तो प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट रीजनल मार्केट्स को, जिस तरह से अभी रिसेंटली एक FTA साइन हुआ है with the Middle Eastern countries या GCC countries, so we need to have these regional markets जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन होगी। और लास्टली फिर इम्प्लीमेंटेशन आती है कि पॉलिटिकल विल होगी, कंसिस्टेंट पॉलिसीज होंगी, रेगुलेशन और कॉन्फिडेंस दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, रीजनल गवर्नेंस होगी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एंड लास्टली मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अगर होगी तो फिर जाके ये चीज इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो दिस इज अ होलिस्टिक सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू आप किसी पॉलिसी को, किसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंक्लूड इसको इस चीज पे करूंगा कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस चल रहा है जो कि मल्टी फैसेटेड केओस की फॉर्म में हमें नजर आता है। इसको एक लैडर के तौर पे यूज करने की जरूरत है ताकि हम लोग जो है वो सस्टेनेबल इकोनॉमी भी हो, सस्टेनेबल एनर्जी भी हो और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी हो। अगर ये तीनों चीजें साथ मिलकर चलेंगी तो तब लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकती है, वरना हम लोग एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस से तीसरे क्राइसिस की तरफ जा रहे होंगे। अगेन थैंक यू सो मच द नॉलेज फोरम, थैंक यू सो मच टाका साहब, आपने ज्वाइन किया, मिर्जा साहब और जीनिया। आई विल कंक्लूड हियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल्ड में जो एक एक्सपर्ट से आप एक्सपेक्ट करते हैं आपने पूरी हिस्ट्री से लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं, एंड आई थिंक इन द लास्ट योर सेट ऑफ रिकमेंडेशन व्हिच इज़ आल्सो वेल एक्सप्लेन्ड। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो एंड द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन
कि डॉक्टर इख्तियार बेग साहब जा चुके हैं, उनको कोई और कमिटमेंट थी, बट होपफुली द बेनिफिट ऑफ टुडेज इवेंट इज़ दैट इट्स बीइंग रिकॉर्डेड टुडे। सो एक तो रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा है कि ऑब्वियसली वी आर इवन करंटली ऑनलाइन थ्रू आवर फेसबुक, और फिर हमारा आइडिया यही था कि ऑब्वियसली इन ए स्मॉल ग्रुप वी कैन हैव अ डिस्कशन, लेकिन जब यहाँ का डिस्कशन रिकॉर्ड भी हो जाए प्रॉपरली और इसको अदरवाइज भी हम रिपोर्ट कर रहे हैं, देन वी कैन कम अप विथ ए सेट ऑफ रिकमेंडेशन व्हिच वी कैन कलेक्टिवली promote ahead of the general elections. And I think you have also rightly mentioned the activities that are being undertaken in Islamabad, but we would like to also connect Karachi with Islamabad. So I think with that note, I just would like to ask Shuja or anybody who's monitoring the online participation, अगर आप encourage करें कि आप अपने जो सवालात हैं वो चैट बॉक्स में डाल दें, एंड देन मे बी शुजा यू कैन पुट इट टुगेदर, फिर लास्ट में हम उनको रीड आउट कर लेंगे, एंड इफ देयर इज एनी इंटरवेंशन फ्रॉम ऑनलाइन दैट वी वुड। बट विद दैट नोट डागा साहब, मैं जस्ट ब्रीफली कि हम लोगों ने इसको ओपन किया और जीनिया ने एक प्रेजेंटेशन, उसका जो एक सोशल एस्पेक्ट था, ख़ास तौर पे जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक मुद्दा है कि एनर्जी के क्राइसिस को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन वो जो सस्टेनेबल हो और क्लीन एनर्जी के जो ऑप्शन हैं उनको प्रमोट किया जाए। फिर मिर्ज़ा साहब ने अपना जो इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव था उसको सामने रखा, ख़ास तौर पे उनका अपना जो एक स्टांस है आईपीपीज़ के हवाले से कि उनके जो करंट एग्रीमेंट्स हैं वो अनजस्ट हैं और उनको जो है रियलिस्टिक बनाया जाए, और साथ साथ में उनका अपना ख्याल था कि कैसे इसको ये निगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट्स को। हम फिर आपने खुद सुना डॉक्टर साहब की एक एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन थी, तो एज वी बिन लाइक यू नो सजेस्टिंग, एंड आपको भी जो रिक्वेस्ट हमने की थी कि वी थिंक करंटली यू आर द राइट पर्सन कि आप इस क्राइसिस पे बात भी करें, लेकिन वो रिकमेंडेशन, क्योंकि हमारा आइडिया यही है कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएं। सो विल आल्सो लिसन टू यू। सो ओवर टू यू यूनुस डागा साहब, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की डॉक्टर खालिद साहब ने। और अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं ये इसी तरह ही होना चाहिए, बट देयर इज़ अ प्रैक्टिकल साइड ऑफ एवरीथिंग। तो वो मैं उसको, उनकी प्रेजेंटेशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लाना चाहूँगा। हम जब बात करते हैं, इन्होंने जो 3 मेन बातें की, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दिस इज़ द बेसिक 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। कि जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं कि दी एनर्जी शुड बी एक्सेसिबल, और इट शुड बी अफोर्डेबल एंड देन सस्टेनेबल। नाउ तीनों में से हमें देखना होगा कि हम तीनों में कौन सी चीज़ इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ्स के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो अगर आप सब इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त है अफोर्डेबिलिटी, चाहे हमारी जनरल पब्लिक हो या हमारी इंडस्ट्री हो, अफोर्डेबिलिटी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हमारा चैलेंज है। सस्टेनेबिलिटी को भी हम देख लेते हैं कि सस्टेनेबिलिटी में हम ये देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त कार्बन फुटप्रिंट कितना है। तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट इस वक्त वर्ल्ड के लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट्स में, बिकॉज हम कोल से अभी हमने बनाना शुरू किया है। तो हमारे डर्टी या जो जिसको कहना चाहिए पोल्यूटिंग एनर्जी के ऊपर हमारा वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब हम देखते हैं कि जी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि दुनिया उस तरफ बढ़ रही है कि जी हम रिन्यूएबल की तरफ, तो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि दुनिया बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बढ़ रही कि जिस तरह से इस वक्त क्राइसिस है हमारा क्लाइमेट चेंज का। जो ममालिक इस वक्त पूरी हमारी वर्ल्ड की क्लाइमेट को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, पिछले साल में सब ने अपनी कोल के ऊपर जनरेशन बढ़ाई है आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस। तो वर्ल्ड जिनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो उसके ऊपर अभी उस तरह से काम नहीं करे जिस तरह से हमें अब कहा जा रहा है कि जी हम अभी से काम शुरू कर दें बिफोर वी आर हेयर, कि जब हम अपनी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करें। तो अगर हम अपने जो लोकल हमारे जो है रिज़र्व्स हैं और लोकल इंडिजिनस एनर्जी को अगर हम छोड़ के और हम ये सोचें कि हम उन ज़राए के ऊपर जा सकते हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करें कि जो कि
दुनिया ने को जो क्लाइमेट चेंज या जिन्होंने क्लाइमेट को ख़राब किया है, जिन ममालिक ने, वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी इस वक्त पूरी नहीं कर रहे, उनके ब्याह पे हम जितनी भी कोशिश करें हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। तो पहले हम ये देख लें कि हमारी अफोर्डेबिलिटी को हम कितना ठीक कर सकते हैं, नंबर 1। और हमारा इस वक्त कोई भी ऐसा कार्बन फुटप्रिंट नहीं है कि इंटरनेशनली कोई हमें कहे कि जी आप ख़राब कर रहे हैं। हमने अभी 2000 मेगावाट मुश्किल से बनाने शुरू किए थर्कोल से, वो भी क्लीनेस्ट ऑफ दी टेक्नोलॉजी, जिसको सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं। जबकि दुनिया इस वक्त इंडिया के अंदर सारे पुराने प्लांट्स लगे हैं और 70% ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोल। चाइना के 45% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोल। तो हमारा तो अभी 3-4% हमने बनाना शुरू किया है, 5% बनाना शुरू किया है, और हम ये कह रहे हैं कि जी हमें अब बिल्कुल रुक जाना चाहिए। और मैं इससे एग्री बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी 2-3 वजूहत है। रिन्यूएबल बहुत अच्छा लफ्ज़ है, लगता है हमें बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप सब ने देखा होगा कि आपके जो सोलर प्लांट्स हैं या आपके जो विंड प्लांट्स हैं वो इंटरमिटेंट होते हैं। 4-6 घंटे के बाद सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। आप कितनी बैटरी लगा के पूरा मुल्क चला सकते हैं। तो जब आप मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो आप सोलर एनर्जी से मुल्क नहीं चला सकते। सेकेंडली, विंड एनर्जी, सर्दियों में विंड नहीं होती, उसकी भी इंटरमिटेंट होता है। तो किसी भी आप दुनिया के अंदर, मैं आपको एक मॉडल बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट ने, उस वक्त इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने सोचा था कि हम रिन्यूअल पे चले आते हैं। उन्होंने अपना, उनकी छोटी सी एक जगह थी, उसमें उन्होंने कुछ 500 मेगावाट उन्होंने कहा जी पूरा रिन्यूएबल उन्होंने बिछा दिया। इतना सख्त क्राइसिस हुआ वहाँ पे एनर्जी का, लोड शेडिंग का, कि अल्टीमेटली उनको रिवर्स करना पड़ा अपना ये फैसला। हालांकि टेस्ला वगैरह सब ने बड़ी कोशिश की उधर बड़ी बड़ी बैटरीज लगाने के लिए उनके लिए, लेकिन ये सब अब टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी जब बैटरी की, तब जाके आप रिन्यूएबल्स को प्रॉपरली अपने सिस्टम का समझे पार्ट बनाएंगे। इस वक्त रिन्यूएबल जहाँ भी इस्तेमाल हो रही है 15-20%, 25% से ज़्यादा दुनिया में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर हम सोलर और विंड की बात करें, क्योंकि आपको बेस लोड चाहिए। बेस लोड आपका थर्मल से ही आता है। बेस लोड थर्मल के 3 आपके सोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, कोल है। और ये न्यूक्लियर को अगर आप अलग रखते हैं, न्यूक्लियर इज़ अगेन नॉन फॉसिल फ्यूल, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल्स की तरफ आप जाते हैं तो 3 आपके हैं। अब आपके पास इसमें से अफोर्डेबल, क्या आप फर्नेस ऑयल पे अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आप इंपोर्टेड कोल या इंपोर्टेड गैस के ऊपर कर सकते हैं? लोकल गैस आपकी ख़त्म होती जा रही है, आपको LNG इंपोर्ट करके आप अफोर्ड नहीं कर सकती। ओनली अफोर्डेबल सोर्स वो है थर्कोल। इस वक्त सबसे चीपेस्ट आपकी जो इस वक्त बिजली बन रही है वो थर्कोल से बन रही है, थर्मल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी थर्कोल के ऊपर और एग्रेसिवली जाना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा थर्मल की जो हम, अगर हम फ़र्ज़ कीजिए आगे जाके हम अगर इसको फ़र्ज़ कीजिए हम अपने रिन्यूएबल्स को 60% पे भी ले जाते हैं और 40% भी अगर हमारा थर्मल है, तो इट शुड बी मैक्सिमम ऑन थर्कोल। अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, हम डॉलर के एक्सपेंसेस को बचाने की बात करें, तो थर्कोल इज़ द ओनली आंसर लेफ्ट विथ यू। बाकी अब बात करेंगे जी, अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे हमारा इंटीग्रेटेड प्लान है बिजली का, कि वो जो 2030 तक लेके जाना चाहता है 60% ऑफ योर एनर्जी जो है नॉन फॉसिल पे हो। और जो नॉन फॉसिल की हम बात करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है हाइडल का। रिन्यूएबल डज नॉट मीन सिर्फ विंड और सोलर। तो हाइडल के इस वक्त बड़ी हेल्दी पाइपलाइन है ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आपका त्यामिर बादशाह डैम पाइपलाइन में है, मुंडा डैम पाइपलाइन में है, आपका ये कौन सा दासू लाइन में है, तरबेला 5 लाइन में है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत मेरे ख्याल है कुछ 17-18 हज़ार मेगावाट आपका इस वक्त पाइपलाइन में है। तो ये एक बहुत हेल्दी आपका जो इस वक्त तकरीबन आप समझें कि आप फॉसिल फ्यूल पे तकरीबन 60% से ज़्यादा बना रहे हैं, तो आप आगे जाके 60% नॉन फॉसिल पे आ जाएंगे। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड होगा, ट्रांजिशन होगी। इसी तरह पिछली गवर्नमेंट ने भी एक 8,000 मेगावाट सोलर लाने की कोशिश की है ग्रिड के ऊपर। और तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं सोलर को, विंड को लाने के इनटू द ग्रिड, वो चलते रहने चाहिए और उनकी एक तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम पूरा मुस्तकबिल हम इन पे डाल देंगे, सोलर पे और विंड पे और रिन्यूएबल्स पे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सस्टेनेबल मॉडल होगा और ना ही वो अफोर्डेबल मॉडल होगा। एक और चीज़ जब हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जब प्लान्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग के पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एनर्जी एज पूरा, क्योंकि हर एनर्जी का एक सोर्स दूसरे सोर्स से जो है ना, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेबल है, कि अगर हम
ऑयल से भी बिजली बना लेते हैं, गैस से भी बना लेते हैं। इसी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसके ऊपर हमने कभी बात कम करते हैं वो है कोल टू लिक्विड। कि साउथ अफ्रीका के अपने जो अपार्थीड का जो टाइम था, जब दुनिया ने इनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया था ऑयल का, इनके ऊपर पाबंदी थी कि ऑयल कोई इनको सप्लाई नहीं करेगा, साउथ अफ्रीका का अपार्थीड के जो दौर था, तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था कि उन्होंने अपने कोल से अपनी लिक्विड, और इस वक्त भी 60% से ज़्यादा उनकी गाड़ियाँ अपने कोल से बने हुए लिक्विड से चलती हैं। तो उससे आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके अपनी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उससे जो बिजली बनेगी, फ्यूल बनेगा, वो फ्यूल आपका $60 पर बैरल होगा, जो आजकल 70, 80, 90 पे हम खरीदें। तो ये सब ये चीज़ें हैं जो फॉरवर्ड है। अगर रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए, इंडिजिनस होना चाहिए। ऐसे एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, इंडिजिनस सोर्सेज के ऊपर होना चाहिए, अफोर्डेबल सोर्सेज के ऊपर होना चाहिए, और डेफिनेटली उसके साथ साथ एक हेल्दी हम इंक्लूजन ऑफ द रिन्यूएबल्स और हाइडल और न्यूक्लियर, इन सबको साथ साथ हम मिलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह फॉसिल फ्यूल्स हम 30-40% की रेंज में, 1/3 की रेंज में रखने में कामयाब होंगे, जो कि दुनिया टारगेट कर रही है फॉर आई डोंट नो कितने सालों से, लेकिन कहीं पे भी इस वक्त 1/3 पे उनको लिमिट नहीं कर सकी है। तो दुनिया जब तक 2/3 पे पहुँचेगी इंशाल्लाह हम 2030 में उस पर पहुँच चुके होंगे। तो इस तरह हमें अभी अपनी जो फूड्स, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हमें थर्ड कोल को अबेंडन नहीं करना चाहिए। दिस विल बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। तो मेरा जो अपना ओपिनियन इसके बारे में यही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी तो हम करेंगे। थैंक यू। Thank you, Shukriya Daga Sahab, and I think it was really good to know the business perspective, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अच्छा है, ऑब्वियसली अभी तो आप सिंध गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम आप एक बहुत बड़े नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ आप मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर भी हैं, लेकिन साथ में हमारे लिए इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फार्मर जो है पावर सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जिस तरह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में किया कि FPCCI या बिज़नेस कम्युनिटी के ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन हैं वो मुझे भी पता है कि आप के थ्रू वो आगे फ्लोट होती हैं। सो इट्स रियली गुड टू नो। उससे पहले हमने बेग साहब को भी सुना कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव क्या है, ख़ास तौर पे एड्रेस करने का दोनों तरह के जो एस्पेक्ट्स को हम देख रहे हैं। एक तो जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है बाय एंड लार्ज उस पर तो हम लोगों का एग्रीमेंट है, लेकिन बाकी है कि जो उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए। सो दैट्स गुड टू नो। मेरे ख्याल में हम लोग जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कोई सवाल है, कमेंट्स हैं, हम ले लेते हैं। एंड शुजा, होपफुली अगर आप देख लें कि अगर कोई हैंड रेज होता है वहाँ से, या अगर क्वेश्चंस आपके पास है तो ले लेते हैं। तो यहाँ अगर कोई साथी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ऑल दैट एनी कमेंट जो है उसमें। जी आ रहे हैं सब, प्लीज़ आप अगर इसको यहाँ दे दें, कोई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा एंड देन मे बी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद शबर है एंड आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। अभी हमने क्लाइमेट मार्च वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, उसमें वन ऑफ आवर टॉप प्रायोरिटीज़ वाज टू पुट अ स्टॉप टू थर्ड कोल। मैं क्या उससे स्टार्ट कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स अग्री टू डिसएग्री वाली बात है, कोई ऐसे उसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है। जो आपका जो भी यानी प्लान्स फॉर एग्जांपल है उसकी चलें, क्योंकि आपने सारी चीज़ें की ये करना चाहिए है, 2030 तक हम लोग जो है बेहतर की तरफ चले जाएंगे। तो क्या टाइमलाइन आपकी क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं, आपके जो जस्ट ट्रांजिशन होगी, जो आप जो शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, वो उसका कॉन्क्रीट आपके पास कोई प्लान अभी तैयार है? तो कम से कम अगर आप वो कॉन्क्रीट प्लान हमें प्रोवाइड कर दें, क्योंकि लेट्स बी रियल जो कहते हैं, वी आर ऑल्सो रियलिस्ट, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग फिर फर्दर बातचीत कर सकेंगे। ठीक, मैंने जो आपसे बात की ना 2030 की, वो गवर्नमेंट का प्लान है, इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एनहांसमेंट प्लान 2030। वो अगर आप चाहेंगे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके अंदर हर जो सोर्स ऑफ जनरेशन है वो सारा उन्होंने एनर्जी मिक्स को किस तरह इम्प्रूव करते हुए हम आगे ले जाएंगे कि मोर देन 60% ऑफ आवर जनरेशन वुड बी ऑन नॉन फॉसिल सोर्सेज। तो वो आप देखेंगे तो इट्स और वो इतना कोई अनरियलिस्टिक या एम्बिशियस नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में है वो उन्होंने उसी के ऊपर उसको बिल्ड किया। और सबसे बड़ा जो मैंने कहा कि हेल्दी एरिया वो है कि जहाँ पे हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाइडल प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आप सारे आमिर बादशाह और ये सबको सुन रहे हैं। इसमें कोई आगे पीछे हो सकते हैं कोई 2-5 साल, बट जनरली दे आर इन दी पाइपलाइन। जैसे आपका दासू
मेरा ख्याल है अपने टाइम पे हो जाएगा, मुंडा वगैरह भी अपने टाइम पे हो जाएंगे, और त्यामिर बादशाह पे भी एक काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसकी डिले के चांसेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो इतना अनरियलिस्टिक नहीं है, और 1/3 जो हम उसको लिमिट कर देंगे 40% या 35% के ऊपर अपनी फॉसल फ्यूल जनरेशन को, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, और इंशाल्लाह वी विल बी बेटर देन मोस्ट ऑफ दी जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं। डेफिनेटली हमारे पास चूँकि आप क्लाइमेट के एक्टिविस्ट हैं, आपको तो यही कहना चाहिए कि हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हमने अपने मुल्क को भी देखना है कि हमारे मुल्क क्या अफोर्ड कर सकता है, और हम अपने रिसोर्सेज को छोड़ के इम्पोर्टेड सोर्सेज के ऊपर अगर चलेंगे तो हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल इसाक, मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जीनिया और डागा साहब के लिए भी और डॉक्टर वलीद के लिए भी कि हम राउंड ऑफ कमेंट्स और क्वेश्चंस ले लेते हैं, दैन वी विल हैव अ रिस्पांस टू दैट, और फिर हम ऊपर वाले भी ले लेते हैं। दिस इज़ व्हाट। जी इसाक प्लीज़। मेरा नाम इसहाक सुमरो है, मैं दी चेंज ऑर्गेनाइजेशन कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं डागा साहब से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस वक्त जो बिजली पैदा हो रही है वो कोल से, थर्मल से और विंड से और सोलर से सिंध में पर्टिकुलरली, वो क्या हमारी ज़रूरियात इंक्लूडिंग कराची क्या वो ज़्यादा है? मेरा ख्याल है कि क्या आप इसकी बताएंगे कि ज़्यादा है या कम है? ये मुझे थोड़ा वो ठीक है सर। कोई और सवाल? अजहर लाशारी ने हैंड रेज किया है, अगर ना अजहर को हम ऑनलाइन को ले रहे हैं, जस्ट लेट अस हियर। यहाँ आगे दे दें प्लीज़, यहाँ ले आएँ, इधर ले आएँ अरबाज, यहाँ इधर ले आएँ। जी नूरी, मैं यहाँ से ले लूँ फिर आपकी तरफ, इधर ले आएँ प्लीज़। जो भी हैंड रेज हैं ऑनलाइन उनसे ले लो, शुजा लिस्ट बना दें फिर। जी प्लीज़ गो हैड। डॉक्टर मोहसिन है, मैं एनर्जी से हूँ और वहाँ पे एक एनर्जी डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको हेड कर रहा हूँ। पहले तो मैं डागा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ 100%, क्योंकि ये हमें शॉर्ट साइटेडनेस के, मैंने इसके ऊपर पहले एक बहुत बड़ा एक काम किया था, जो रिन्यूएबल एनर्जी जब से पहले एक और मसला था एनर्जी सेवर का, वो भी हमने शॉर्ट साइटेडनेस से हमने अपने केसेस को ख़राब किया था। हमने इतना पोर्ट्रेट करा कि एनर्जी सेवर इज़ एनर्जी नॉट एनर्जी सेवर। इसको मैंने काफ़ी पेपर भी लिखे थे पहले, 2012 की बात है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनिक्स होते थे। हमने उसको ऐसा ग्लोबलाइज प्रेजेंट करा कि हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। चलें, ये अच्छी बात है कि दागा साहब की फ़र्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ इनको, लेकिन अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं जो कि इसको प्रोमोट कर रहे हैं। हमें लोकल जो चीज़ है उसको प्रोमोट करना चाहिए। अभी जो दुनिया भर में कॉन्सेप्ट है वो माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट है, यानी माइट इज़ राइट। अब ये लोग प्रोजेक्ट तो हमें ऐसा कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, जबकि उनका अपना गुजारा नहीं है। हमारे कार्बन पॉइंट्स बहुत कम हैं दुनिया भर के मुकाबले में। हाँ, ये है कि इन फ्यूचर ये बात आएगी जो अभी खालिद साहब ने भी हाईलाइट करी कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसका भी हल दुनिया ने ही निकाला है। वो आपको खुद ही प्रोमोट करेंगे कि आप रिन्यूएबल लगाएं, आपके क्रेडिट पॉइंट्स वो बाई कर लेंगे। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा, हमने तो सोलर भी लगाया और हमने कार्बन पॉइंट्स भी बेच रहे हैं और इसमें कोई मजायका भी नहीं है। जो लगा रहा है और वो बेचना चाहता है कार्बन पॉइंट्स तो बेच दे। अभी कार्बन क्रेडिट की मार्केट इतनी अच्छी इवॉल्व नहीं हुई है। मैंने इंडिया की वेबसाइट कार्बन क्रेडिट्स की जस्ट लाइक a फॉरेक्स एक्सचेंज ही है उनका, उसको एक्सेस किया था क्योंकि वो यहाँ से अलाउेबल नहीं है पाकिस्तान से, तो मैंने थ्रू सम VPN वगैरह एक्सेस किया था। तो वहाँ पे क्रेडिट्स सेल होते हैं, परचेज होते हैं और सब चीज़ें डिस्कस होती हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ ये अभी तक मार्केट आई नहीं है उस तरह से कि मैं चाहूँ कि मैं किसी को बेच सकूँ, ख़रीद सकूँ। तो दुनिया ने अपना हल भी निकाला हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अफोर्डेबिलिटी अभी इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और उसका सबका ताल्लुक बेसिकली वो हेल्थ वगैरह सब चीज़ें उसी के साथ ही लिंक है। अगर अफोर्डेबल नहीं हो गया, एक बंदे के पास बिजली के पैसे नहीं है, घर में बिजली नहीं आ रही, तो अल्टीमेटली उसकी हेल्थ वगैरह सब इम्पेक्ट होना है। कितना पैसा एक बंदा बाइक यानी कोशिश करेगा कि 2 जॉब कर ले, 3 जॉब कर ले, तो ये सब चीज़ें लिंक हैं। तो अफोर्डेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी रिन्यूएबल की बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, लगनी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होनी चाहिए रादर देन आप उनका एंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी लगाएं, उसको R&D करें, उसको इम्प्रूव करें, ताकि इन फ्यूचर आप अपने तौर पे सस्टेनेबल हो जाएं। ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसका हमेशा एंड यूज़र ही रहें। सोलर 10% से इम्प्रूव होकर 24% पे एफिशिएंसी पहुंच गई है। हमारे लिए तो अभी भी वो यूज़लेस है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी तो हमने बाई नहीं करी, हमारे पास तो हम तो सिर्फ इम्पोर्टर हैं। वो 20 से 25-50 भी हो जाए तो हम लोग इन दी एंड तो इम्पोर्टर ही रहना है। एक जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एक
रोल ऑफ इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो मिसिंग है, यानी हमारे जो डिसीजन मेकिंग पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मैंने खुद ऑब्जर्व करे, कभी कभार कुछ लोगों से वास्ता पड़ता है तो या तो वो जानबूझ के ऐसे बिठाए जाते हैं जो बिल्कुल ही डफर होते हैं अनफॉर्चुनेटली, या यानी एक मैकेनिज्म है जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी जो हमें नज़र आती है बहुत अच्छी है। यानी आप इंटरनेशनली, मैं खुद इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जब कर रहे होते हैं तो हम इंटरनेशनल वर्ल्ड इन जो भी वर्ल्ड क्लास कंट्रीज़ हैं उनके लिए एनर्जी मॉडल्स बना कर देते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, और जो कि AI बेस और इन डेटा एनालिटिक्स बेस ही होते हैं सारे, लेकिन वो प्रेडिक्शन के ऊपर काम करते हैं। हम लोकली बनाते हैं किसी और मुल्क के लिए। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट मॉडल बना हुआ है और उसको क्या हर साल रिव्यू भी किया जाता है। मैडम ने बहुत सारे वर्ल्ड बैंक की फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई, लेकिन वो सारी वर्ल्ड बैंक की थी। सवाल ये है कि लोकली आपकी इतनी इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग है कि आप लोकली उस सिस्टम को हमको समझ ही वर्ल्ड बैंक की फिगर्स आती हैं, अपनी हम समझते ही नहीं फिगर्स। यही बात, अल्दो वर्ल्ड बैंक भी हमसे ही उल्टा काम करवा रहा होता है, वहाँ से वो प्रोजेक्ट देगा, दूसरे हाथ से हमसे ही काम करवाएगा। और हम लोग करके भी देते हैं, वो भी फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही जाता है। तो हम लोग इसी तरह से काम कर रहे होते हैं, लेकिन वही बात है दागा साहब की बात कि वर्ल्ड बैंक की फिगर ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि डिक्टेशन जैसे रिफॉर्म्स वैसे तो इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने खुद ऑब्जर्व करा है वो डिक्टेशन है। यानी RLNG इस टाइम पे मेरी एक, आपको ज़्यादा इन्फॉर्म होगा, RLNG की जो कॉस्ट कंज्यूमर को जो पड़ने जा रही है वो 127 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है, 127 रुपीज़ पर यूनिट। और जो लगाने वाले हैं वो कहते हैं कि हमने खुद नहीं लगाया था, उस टाइम पे 2017 में गवर्नमेंट ने हमें इम्पोज किया था कि आप लगाएं, हम आपको सब्सिडी देंगे। फिर वो गवर्नमेंट चले गई, लेकिन जो चीज़ लग गई वो तो लग गई है। 127 रुपये का यूनिट हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब ये अब सब्सिडी हट गई है तो जो पैसे जो आएंगे वो कंपनी अपनी जेब से तो पे नहीं करेगी, इन दी एंड उसका जो ताल्लुक है वो कस्टमर के ऊपर ही इम्पैक्ट आना है। तो डिक्टेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली। ना चाहते हुए भी जो कंपनी नहीं भी लगाना चाह रही थी, लेकिन उनको कहा गया लगा लें, हम आपको फ़ायदा भी देंगे, 60% हम बियर करेंगे, 40% आप बियर करेगा, तो उन्होंने लगा लिया। लेकिन इन दी एंड जब गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ 5 साल की है, वो उससे पहले ही चली जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो यूज़र के ऊपर रह जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। कोई और किसी का यहाँ पीछे ले जाएं लास्ट में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन है और मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं क्लाइमेट मार्च की भी ऑर्गेनाइज़र रही हूँ और कराची बचाओ तहरीक ऑफ वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की भी मेंबर हूँ। मैं ये बस कहना चाहूँगी कि बेसिकली ये बात हो रही है कि जी पाकिस्तान जो है वो हम इतना प्रोड्यूस नहीं करते और यानी हम इतना कार्बन हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। बात दरअसल ये नहीं है हमारा दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, बात ये कि हमारे ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन है और उसका क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी हम ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर कि हमारे रिवर्स यानी वो पूरे पोल्यूट हो चुके हैं, पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है। एक हवा यानी कि रही थी वो भी आप देख लें कि लाहौर जैसे सिटीज़ एक चिमनी बन चुके हैं। कराची में भी ज़ाहिर है, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्योंकि हमारी ये सी ब्रीज़ आती है तो थोड़े हमारे ऊपर शायद इम्पैक्ट उस तरह नहीं पड़ता जो लाहौर का पड़ता है। मेरा ये है कंसर्न एज सिटीजन्स, हम सब यहाँ के सिटीजन्स हैं, यहाँ पे रहते हैं, कि हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कहना चाहिए कि जी दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, उधर आग लग रही है तो हमारे यहाँ थोड़ी कम आग है, उधर ज़्यादा है, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। हमारे जो यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो बहुत इम्पैक्ट होते हैं। जो डिजीज़ हैं एयर क्वालिटी की वजह से, जो लंग डिजीज़ इनमें बहुत ज़्यादा राइज़ होता है, एलर्जीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। आप सोचें आम शख्स के लिए हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। जो बिल्स हैं दे आर गोइंग, यानी कि बिल यानी कि इवन हेल्थ केयर की मैं बात करूँ वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड ऑफ द डे सवाल ये पैदा होता है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हम कहते हैं कि जी एनर्जी से ये डेवलपमेंट ये वो, बट क्या इंसान की डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है? वाई इज़न्ट द ह्यूमन सेंट्रिक एलिमेंट, वाई इज़न्ट दैट सेंट्रल टू द क्वेश्चन? वाई इज़ इट कि वी आर ओनली लुकिंग एट कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ 1% से 2% हो गई, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कौन सी वो चीज़ें जिसके ऊपर बुलडोज करके, कौन सी वो इंसानों की ज़िंदगियाँ और सेहतें हैं जिनके ऊपर बुलडोज करके ये सब चीज़ें हो रही हैं? तो थर का जो सवाल है दरअसल वो इसमें कॉन्टेक्स्ट में प्लीज़ इसको देखिएगा, बिकॉज वहाँ पर भी जो ये कोल है वो वाटर को वहाँ पे पोल्यूट कर रहा है। ये चीज़ें वहाँ के लोग हैरान हुए हैं कि उनके ऊपर ये जो जबर हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। मेरी अपनी दोस्त इस कंपनी में काम करती हैं एंग्रो के अंदर, तो आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये हम इंसान
फ्रेंडली क्यों नहीं हैं? हम ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ जुगाड़ है इस मुल्क के अंदर कि जी बस हमें अभी इकोनॉमी को अच्छा करना है, अच्छा जी गवर्नमेंट आई उसको बस अपने अभी के फिगर्स बढ़ाने। व्हाई डोंट वी रियली हैव अ विजन? हम ऑनेस्ट क्यों नहीं है अपने लोगों के साथ और अपनी पॉलिसीज़ के साथ? तो दिस इज़ बेसिकली माई क्वेश्चन एंड कंसर्न। थैंक यू। थैंक यू। मेरे ख्याल में अगर हम ऑनलाइन कुछ ले लें, शुजा कौन रेस कर रहा है ऑनलाइन, तो फिर हम एक वक्त भी राउंड अपना क्लोज कर देंगे। हाँ जी, अजहर, और उसके बाद मेरे ख्याल में रिन्यूएबल फर्स्ट से भी मुझे कोई नज़र आ रहा था, रिन्यूएबल की बात हो रही। हाँ, सो मे बी, हाँ, अमजद एंड देन मे बी शहीरा। आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा एंड देन गो अहेड। अजहर। थैंक यू शाह साहब। जी अजहर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ बिल्कुल रही है? बिल्कुल। थैंक यू शाह साहब। मेरा नाम अजहर लशारी है और मैं पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट में काम करता हूँ। मेरा सवाल नौरीन के सवाल से मिलता जुलता सवाल है। ये जो ढागा साहब ने बात की है थर्ड कोर की, इतनी जो है ना स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने एडवोकेसी की है कि उसको पढ़ना चाहिए, तो मेरा बुनियादी तौर पे जो है क्वेश्चन उसके हवाले से है कि हम महज क्यों इकोनॉमिक फिगर्स को ही देखते हैं और इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी को देख रहे हैं? इसमें जो सोशल और एनवायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज हैं जिसका नौरीन भी जिक्र कर रही थी, कि थार के केस में अगर हम देखें तो दुक्कड़ चो में और जो गोडानों के अंदर जो आप वेस्ट वाटर की डिस्पोजल हो रही है और उसके वहाँ पे लोकल जो फ्लोरा एंड फाना से लेकर लोगों की आम जिंदगियों के ऊपर जिस तरह से असर पड़ रहा है कि पानी वहाँ तेजी के साथ जहरीला पानी हो रहा है। दुक्कड़ चौक को ले ले या आप जो है ना वो उसको ले लें गोडानों को ले लें। इसके अलावा आपने थर के अंदर जो है ना मेघे जो थर के अंदर री इंजेक्शन प्लांट लगाया हुआ है जिसमें आप आलूदा पानी जो थर कोल माइनिंग और थर कोल में जो लगने वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका पानी आप जेर ज़मीन जो आलूदा पानी है वो जेर ज़मीन जो आपके वाटर एक्वाफायर्स हैं आप उनको पोल्यूट कर रहे हैं। एक वक्त में जो ना आपको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदेमंद नज़र आते हैं। जिस वक्त जो है ना मेगा डैम्स के अरूज का दौर था उस वक्त तरबेला डैम बन रहा था या और बड़े डैम बन रहे थे, तो उस वक्त यही कहा जा रहा था कि इतनी बिजली पैदा हो रही है और इतनी जो है ना ज़मीन जो है ना वो इरीगेशन के कट बना रहे हैं हम, इतनी तेज़ी के साथ जो है ना वो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बूम कर रही है। तो आपने उस एरिया उस पूरे के पूरे पीरियड में देखा कि कितनी तेज़ी के साथ जो लोअर राइपेरियन के एरियाज हैं, खासतौर पे जो सिंध का जो डेल्टाइक रीजन है वहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ डिग्रेडेशन हुई। आज आपके सामने है कि थार का जो डेल्टा है, सॉरी सिंध का जो डेल्टाइक रीजन है उसका क्या हशर हो चुका है। वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी की हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखा 1960s में वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर हमने बड़े बड़े डैम बनाए। अभी हम फिर जो है ना उन्हीं को डैम्स को जो है ना रिन्यूएबल कंसीडर करके डैम्स की हिमायत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम फॉसिल फ्यूल्स की हिमायत कर रहे हैं। ये मतलब कि ये जो इकोनॉमिक सोच है जिसमें हम डीह्यूमनाइज कर रहे हैं, मतलब कि पूरी की पूरी ग्रोथ को हम डीह्यूमनाइज कर रहे हैं कि अगर उसके इंसानी सेहत के ऊपर असरात पड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अजहर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपके पॉइंट आ गई। आप कह रहे हैं कि हमें जो है इसकी सोशल और उस कास्ट को इक्वली देखने की ज़रूरत है। कोई और रिन्यूएबल फर्स्ट से कोई करना चाह रहा है बात? हाँ नहीं, रिन्यूएबल फर्स्ट से कोई शहीरा, हम चाह रहे हैं उनको ज़रा शुजा। शहीरा का सवाल उसने भेजा है कि वाई आर वी नॉट लर्निंग फ्राम अदर कंट्रीज मिस्टेक्स, वी कैन डू थिंग्स राइट फ्राम द बिगनिंग एज कंपेयर टू गोइंग ऑन सेम डिटरमेंटल पाथ एज अदर कंट्रीज। और कोई सवालात हैं आपके यहाँ? कोई कमेंट आए हैं चैट में तो आप भी रीड आउट कर लें। जी, तो मैं कर देता हूँ अभी। अच्छा, ये वलीद अहमद साहब का था कि सर व्हाट्स द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाउ वी गेट रिड ऑफ देम। अच्छा, ये तो खैर हो चुका है कवर। अमजद नज़ीर हैं, वुड यू एग्री दैट गिवन द वेरिएबल एनर्जी पोटेंशियल्स इन ईच प्रोविंस ए प्रोविंशियली सेंट्रलाइज्ड एनर्जी मिक्स पॉलिसी एंड एक्शन प्लान में हेल्प अस टू कम आउट ऑफ द करंट क्राइसिस। जुबैर खान का है, आइसलैंड जनरेट्स ओवर 99% of its electricity from renewable sources, namely hydroelectricity approximately 80% and geothermal approximately 20%. ये तीन थे। और कोई है? जी एक मिनट वो आ रहे हैं, हम लोग आ जाते हैं। जस्ट लाइक हैव दैट्स इट्स गुड टू हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, वी वांट टू हैव नहीं आप आ रहे हैं अब, बिल्कुल एक मिनट मुझे दे दे सिर्फ डॉक्टर साहब। ये कौन है लास्ट जो है, बस हम क्लोज की तरफ। हाँ एक मिनट, द लास्ट, ठीक है
क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन लोग भी काफ़ी थे। गो अहेड शहीरा, अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहीरा बात कर रही हूँ और मैं प्राइड के साथ काम करती हूँ, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। मेरा कमेंट भी था उस सवाल रिलेटेड के बीआरई की इंटीग्रेशन के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने पीछे स्टडी कुछ सालों पहले, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि हमारी एआरई पॉलिसी भी आई थी और उसमें कुछ टारगेट सेट हुए थे सोलर और विंड से रिलेटेड। तो वो स्टडी ये कहती है कि हम 20% तक जा सकते हैं, ऊपर कोई ट्रांसमिशन अपग्रेड भी नहीं इतना करना होगा और इसकी इंटरमिटेंसी के जो इश्यूज हैं वो भी इतने सामने तब तक नहीं आएंगे। वो एक खास हद से जब हम बढ़ते हैं फिर हमें बैलेंसिंग और इंटरमिटेंसी के जो इश्यूज हैं उनको केटर करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो हम सिर्फ 4 या 5% सोलर और विंड पे बैठे हुए हैं, तो हम इस पे क्यों नहीं फोकस करें या इसको उतना फोकस या प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया जा रहा, थर्ड को इतना क्यों किया जा रहा है, जबकि उसके एनवायरमेंटल भी इतनी इम्प्लीकेशंस हो रही हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस भी इतनी ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सस्ता सोर्स है, उसकी माइनिंग की कॉस्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, उसके लिए आप रेलवे की जाल भी बिछा रहे हैं, तो इसकी एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और ये अब हम जो हमारा IGSTEP का जो प्लान है वो एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करते हुए बना है। अब हमने भी वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है और हमारे रिजल्ट मुख्तलिफ आते हैं और सोलर और विंड को वही सॉफ्टवेयर जो है वो प्रायोरिटाइज करता है। तो कहने का मकसद ये है कि थर्ड को हम इतना क्यों प्रायोरिटाइज करें जबकि वो एनवायरमेंटली, सोशली एंड इवन इकोनॉमिकली इतना वायबल नहीं है। ठीक, थैंक यू। अब हम क्लोज करें। शुजा और तो कोई नहीं है ऑनलाइन, किसी का हाथ उठाया हुआ है कोई हमजद, तो मेरे ख्याल में हम जाते हैं इसको। जी सर, आप दे दें, लास्ट हम ले लेते हैं फिर। जी, नईम कुरैशी मेरा नाम है और एनर्जी अपडेट से मेरा ताल्लुक़ है। इसमें जैसे कि मिनिस्टर साहब ने बताया कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का 60% करने का है, लेकिन आई डाउटेड कि ये मतलब जो गवर्नमेंट की जो स्पीड है और जो मतलब बार बार पॉलिसियाँ बदलने का सिलसिला है जो, और उसको मतलब डिले टैक्टिस हैं या फिर उसको डिले करने का मतलब एक जैसा कि एक कल्चर है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें ये शायद मतलब 2030 तक कंप्लीट कर सके अपना टारगेट, क्योंकि अब तक जो हमारे 18 साल में हमारे जो जम्पीर और घारो जो विंड कॉरिडोर है उससे सिर्फ 1800 मेगावाट, उससे भी कम बिजली पैदा हो रही है। अच्छा, उस पर जुल्म भी हुआ, वहाँ से हालांकि 35,000 बिजली पैदा हो सकती थी, लेकिन बहरहाल शायद ब्यूरोक्रेसी को या हुकूमतों को पसंद नहीं था। तो बहरहाल ये कि वो 1800 मेगावाट में से भी अब ये हुआ है कि वो कर्टेलमेंट शुरू हो गई, मतलब कभी 200 मेगावाट ले लेते हैं, कभी 300 ले लेते हैं, कभी 400 लेते हैं, कभी उनकी मर्ज़ी पर है। CPPA की और नेपरा के मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक वो ले रहे होते हैं। बाकी सोलर पे ठीक है, वो एक बूम आया, वो सोलर की वजह तो ये है कि वो ज़ाहिर है सस्ती बिजली है तो वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उस पर कन्वर्ट हो रहे हैं। और हाइड्रो को अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो शायद मेरा ख्याल है कोई परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इसको एक तो मुझे ढाका साहब से मेरा सवाल ये था कि ये प्रोविंशियल लेवल पर क्यों नहीं अथराइज़ कर दिया जाता है, जैसे नेपरा के इख्तियारात हैं, CPPA के इख्तियारात हैं, दूसरे और डिसीजंस हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट से क्यों लिंक अप इसको किया जाता है। एक मतलब सूबाई लेवल पर अक्सर इख्तियारात दे दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि सिंध में काफ़ी काम हुआ। ठीक हो गया नईम साहब, आपके पॉइंट्स ये जो IGSTEP वगैरह है वो कैसे प्रोविंशियल लेवल पे, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, प्लीज गो अहेड सर। जी प्लीज। आखिरी मेरा सवाल है ढाका साहब से, जिस प्रोजेक्ट पे इन्होंने भी बड़ा भूल जाऊंगा, इतने सारे सवाल आप लोगों ने जमा कर लिए। अच्छा चलें, आप इसका जवाब देते हैं, वो बात प्लीज आप आगे चलते हैं। सो लेट अस गिव द अपॉर्चुनिटी टू ढाका साहब बिकॉज़ मेनी क्वेश्चंस वर डायरेक्टेड टू ढाका साहब एंड देन फिर क्लियर कर दूं नईम साहब को कि मैंने पहले ही कहा था कि ये उनका प्लान है, उसमें डिलेज आ सकती हैं, बट दिस प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन, कुछ साल 2 साल आगे 3 साल आगे पीछे हो सकता है, बट दीज आर इन द पाइपलाइंस। तो ये नहीं है कि वो किसी पॉलिसी से आप कल को दासू डैम बनाना बंद कर देंगे, वो उसमें अब ऑलरेडी वी आर कमिटेड देयर, तो वो तो वहाँ की बात होगी।
दूसरी आपसे मेरा ये जो है ना शिकवा है कि आपने डॉक्टर साहब जैसे जो लोग हैं वो ज़्यादा क्यों नहीं बुलाया, उन्हें ज़्यादातर एनवायरमेंटलिस्ट बुला लिए हैं, वो तो सारे तरकोल की मना ही करेंगे भाई, तो इसके लिए तो किसी को आपको माइक देने की तो जरूरत ही डॉक्टर नहीं। साहब भी मना कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब? नो नहीं, आप कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? रिन्यूएबल एनर्जी। फिर तो इसका नाम तब्दील किया जाए ना। देखिए बात ये ना, देखें अगर प्लीज जैसे मैडम एक सेकंड, अब मुझे हाँ सारी बातें आपकी आ गई हैं, आपने वही बातें करनी है जो कि प्लीज सर, जैसे उन्होंने कहा कि 20% तक आ सकता है ना, तो एक हद है कि जहाँ तक आप रिन्यूएबल्स को ले जा सकते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर इट्स बिगेस्ट इनोवेशन दैट इज़ बैटरी। जब बैटरी के अंदर आपने ब्रेक थ्रू आ जाएगा और आप बड़ी बैटरियाँ बनाना शुरू कर देंगे, तब आप कहेंगे जी अब टाइम आ गया है कि रिन्यूएबल्स को आप फुली ले आएँ। अब जैसे बात की नईम साहब ने, विंड अगर आप फैक्ट्स देखें तो इस वक्त विंड जो है इम्पोर्टेड फ्यूल्स के बाद सबसे कॉस्टलीस्ट है इस वक्त। जो बेशक इसको आप ये कह सकते हैं कि हम पुराने मुआहदे हैं, अब शायद सस्ती हो जाएगी, बट इस वक्त तक विंड सबसे महंगा है। तो अगर हम बहुत सादा विंड अगर हम ले लेते उस वक्त, तो इस वक्त हमें विंड से फ़ायदा नहीं होना था। सोलर डेफिनेटली अब भी चीपेस्ट है इस सारे इसमें। अब जो उसकी बात हम जो कर रहे थे कि जैसे अब किसी ने कहा कि नौरीन साहिबा ने कि जी लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़राब है एयर क्वालिटी वाइज, कराची भी है दूसरे नंबर पे, तो हमें कॉज एंड इफ़ेक्ट को देखना चाहिए। कराची की क्यों ख़राब है? क्योंकि कराची में इस वक्त आपकी इंडस्ट्री कराची के साथ लगी हुई है, जिसके ऊपर हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रॉपर्ली उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रही है, उसकी एमिशंस को। इसी तरह आपकी जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक है उसमें भी एमिशंस ख़राब हैं, तो उसको थर्कोल के साथ जोड़ना मेरा ख्याल है कि वुड बी टू फार फेच्ड। अब अगर हम इंटरनेशनल क्लाइमेट की बात करते हैं तो फिर जब आप ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर हम सारे जानते हैं कि वो हमारे छोटे मोटे किसी एक्टिविटी से ख़राब नहीं हो रहा, वो जो ह्यूज इस वक्त सारी दुनिया कर रही है उससे ख़राब हो रहा है। तो उसकी जो है ना एक गिल्ट ऑन आवर कंशियंस शुड नॉट कम सो क्विकली, मैं ये कहूँगा। कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाए, किसी ने कहा कि डैम भी बहुत बुरी चीज़ है, डैम क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर डैम ना बनाए जाते उस वक्त, तो इस वक्त आपकी क्या हालत होती है? यू आर ऑलरेडी अ वाटर स्केर्स कंट्री, और अगर ये दो डैम नहीं होते, मंगला और तरवेला जो बड़े डैम्स हैं, उसके अलावा छोटे, तो इस वक्त हम कहाँ पर होते? यस, बिग डैम, छोटे डैम, ये क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब डिस्कशन की जा सकती है। लेकिन डैम्स का ना होना हमारी सबसे बड़ी अगर पॉलिसी फेलियर है, और पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर हमारा रहा है, और वो है जब डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा ना कि वर्ल्ड बैंक और इसकी तरफ से जब कुछ लिखा हुआ आ जाता है, हम कहते हैं कि ये पॉलिसी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और वो हमने फेलियर सबसे बड़ा किया था जब हमने 90s में वापडा को हमने अनबंडल किया था, और वापडा से कह दिया था कि आइंदा आप कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हमारे IPP सब प्रोजेक्ट्स करेंगे। दैट वाज द बिगेस्ट पॉलिसी फ्लॉ, जिसकी वजह से हमने एक बड़ी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हमें बड़े बड़े डैम्स करते थे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे। इवन उन्होंने जो इनको इंटरनेशनली उनकी जो मशीनरी वगैरह उनको उधार पे भी मिल जाती थी, इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनको फंड्स मिल जाते थे इंटरनेशनली। हमने उससे बड़ी सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करके डिसबैंड करके, जी वर्ल्ड बैंक ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको कंपनियां बना देते हैं, ये कर देते हैं, और कहा कि जी नहीं IPPs करेंगे। आप क्यों करें? सरकार का क्या काम है ये काम करना? सारी दुनिया में IPPs करते हैं। भाई हमारे पास IPPs डेवलप्ड ही नहीं थे। फिर जिस तरह की IPPs आए, जिस तरह की नेपर आई, आपको महंगी बिजली मिलनी शुरू हो गई। आप वो सब सारी चीज़ें नहीं देखते कि हमने कहाँ पे रिफॉर्म्स के नाम पे गलतियाँ की हैं। हमने रिफॉर्म्स के नाम पे अपने आप को, मतलब अपनी कैपेसिटी को बर्बाद किया। हमने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, जिसको आप आज कह रहे हैं कि हम क्यों इतना फॉसिल फ्यूल्स पे हैं, इट वॉज बिकॉज कि हमने हाइडल के ऊपर काम करना बंद कर दिया। हमने वापडा को उस कैपेबिलिटी छोड़ दी उसने, और जब कहा कि जी 70s में जाके आपका तरबेला ख़त्म हुआ था, और अब जाके 40-50 साल के बाद आपका दियामिर बादशाह वुड बी दी नेक्स्ट डैम। 30-40 साल का जो गैप है उसने आपकी वाटर जो सिक्योरिटी ख़राब की, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी ख़राब की, आपकी रिन्यूएबल साफ़ इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी क्लीन एनर्जी आपके पास आनी थी वो ख़राब हुई। आप फॉसिल फ्यूल की तरफ आपको पुश किया गया। 90s में ही आपको कहा गया कि जी IPPs आएंगे आपके पास, और वही जैसे हमारे अक्सर नौजवान वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट्स पढ़ के बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे आजकल रिन्यूएबल्स से बहुत ज़ोर है, उस ज़माने में रिफॉर्म से बहुत ज़ोर था। ओके जी, ये सारे वापडा ख़त्म करो, अनबैंड करो, ये क्या है, पावर प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, IPPs को लाओ।
और हम सारे उस पर बह चले कि जी बिल्कुल वापडा तो सबसे बड़ी लानत है हमारे मुल्क के ऊपर, इसको सबसे पहले ख़त्म करो। तो उसको हमने डिसबैंड कर दिया और हमने सारी फिर उसके बाद एनर्जी पॉलिसी का बर्बादी की। अब मैं चूँकि अब मैं सारी, आप लोगों ने मुझे छेड़ दिया तो मैं सारी हिस्ट्री पे आऊँगा और वर्ल्ड बैंक और ये सारी चीज़ों पे आऊँगा। अब ये है कि आपसे कहा गया कि एक तो आप डिसबैंड करते हैं, दूसरा आपसे कहा कि IPPs आएंगी। अच्छा IPPs आएंगी जी, बहुत अच्छी बात है। IPPs क्यों, कौन सी आएंगी जी? फर्नेस ऑयल के ऊपर आएंगी। आपको ये पट्टी पड़ाएगी। सारी दुनिया जब 70s में अरब्स ने ऑयल एम्बार्गो किया था तो उसके बाद से दुनिया सारी ऑयल से शिफ्ट हो गई थी कोल पे। अब मैं इस वक्त एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप उस वक्त देख लें मलेशिया जब 70s में 80% उसकी बिजली जो बनती थी फर्नेस ऑयल से बनती थी, आज उसकी 80% बिजली कोल से बनती है। लोग इस तरह शिफ्ट, और हमें 90s में आके जबकि सारी दुनिया कोल की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी, हमें फर्नेस ऑयल पे लगा दिया गया, विच इज़ दी कॉस्टलीस्ट। मैं अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कॉस्टलीस्ट फ्यूल पे लगा दिया गया, इंपोर्टेड फ्यूल पे लगा दिया गया। आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उसके बाद कंप्रोमाइज़ हुई। उसके बाद से आपके सर्कुलर डेट होने शुरू हो गए, उसके बाद से आपके ट्रेड डेफिसिट होने शुरू हो गए, आपकी फ्यूल इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। ये सारे रिफॉर्म्स के नाम पे हमने किए। तो इसलिए रिफॉर्म्स जो है ना, रिफॉर्म्स की गोली बहुत सोच समझ के अपने लेनी चाहिए। इसने ज़्यादातर हमने खुदकशी की है रिफॉर्म्स के नाम पे। तो इसलिए जब भी रिफॉर्म्स की मुझसे बात की तो रिफॉर्म्स को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। तो ये जो एनर्जी के रिफॉर्म्स हम करते आ रहे हैं सारे, तो फिर इसके बाद हमने नेपरा वगैरह जो बनाए गए। अब नेपरा आप देख लें ना, नेपरा का हमारे पास जो मॉडल दिया गया वो दिया गया कैलिफोर्निया का कि जी 100% आपकी रिकवरी होगी। पाकिस्तान में 100% रिकवरी हो सकती है? आप बता दें, कच्चे में जाके कौन रिकवरी करेगा, ट्राइबल एरिया में कौन रिकवरी करेगा? 100% रिकवरी के ऊपर आपको कहा कि जी आपका नहीं, आपका हम देंगे, नेपरा वुड गिव टैरिफ ओनली ऑन 100% रिकवरी। ये भी रिफॉर्म्स की मैं बात करूँ। उधर से आपका सर्कुलर डेट बनना शुरू हो गया कि भाई रिकवरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? खसारा, अनरिकवर्ड अमाउंट, सर्कुलर डेट। तो इस तरह की रिफॉर्म्स में हमने आपको फंसाया है कि हम उससे अब वो उसको रिवर्स करना अब नामुमकिन। अब आप कैसे कहेंगे कि अब ये दोबारा वापस ले लो और कैसे आगे जाएंगे? तो अब हमें थोड़ा सा इंडिजिनसली सोचने की ज़रूरत है। काइंडली इंपोर्टेड रिफॉर्म्स, ये सारे वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स, फलां के रिफॉर्म्स, मजबूरी होती है जब हम उनसे कर्जा लेने जाते हैं तो हम उसके मानने पड़ते हैं वो रिफॉर्म्स। लेकिन जब भी मौका मिले हमें बैकग्राउंड में ओरिजिनल थिंकिंग के साथ सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अगर जब हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, थर्कोल के ऊपर अगर हम कोल टू लिक्विड जो टेक्नोलॉजी है ना, उसमें ना कोई एमिशंस होती हैं और उसका जो फ्यूल है, मैडम मैं आपको बता दूं, जो फ्यूल जो है ना उसका कोल टू लिक्विड का, इट इज़ द क्लीनेस्ट फ्यूल इन द वर्ल्ड। डू यू नो दैट? उसकी एमिशन जो होती है बाद में सड़क के ऊपर अगर उस गाड़ी से आप गाड़ी चलाएंगी तो कराची में जो धुआं आपका गाड़ियों में निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ द क्लीनेस्ट फ्यूल। और ये टेक्नोलॉजी साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट की, चाइना ने भी और अमेरिका ने भी टू यूज़ दिस फ्यूल इन देयर एयरलाइंस। तो अपने एयरलाइंस को यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं एयरलाइंस के थ्रू, अपने जहाज़ों के थ्रू, उसको मिनिमाइज़ किया जाए यूजिंग कोल टू लिक्विड टेक्नोलॉजी। तो मैडम ये सारी बातें हम जब विदाउट बैकग्राउंड जब बातें तनकीद शुरू कर देते हैं तो हम फिर जो है ना बहुत सारी अच्छी बातें तो कर लेते हैं कि जी अब जैसे आपने इंसानी मसाइल भी बता दिए, दूसरे बता दिए, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जिनकी ज़िंदगी हम बेहतर भी कर सकते हैं। यकीनन देयर इज़ अ कॉस्ट। कोई भी अब इस वक्त इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल कराची में अगर इंडस्ट्री सारा धुआं फैला रही है तो बेस्ट तो तरीका ये इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए ताकि कराची का इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, एयर क्वालिटी ठीक हो जाए। लेकिन कर नहीं सकते ना, थोड़ी थोड़ी तो ये कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट जो है हमें पे करनी पड़ती है। प्रोग्रेस जो है विदाउट कॉस्ट नहीं आती। तो यकीनन इसको जहाँ पे भी आपका अगर कहीं पे इररिस्पॉन्सिबल कोई काम कर रहा है, अब हमारी इन्वायरमेंटल एजेंसी का काम है कि अगर एंग्रो की जैसे आपने बात की कोई उसकी वो जो है सब सॉइल वाटर को ख़राब कर रहे हैं, वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं उनके एफ्लुएंट्स को, तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसमें कोई शक नहीं है। हमारे रेगुलेटरी सिस्टम शुड वर्क, बट दैट इज़ नॉट मीन कि हम इसके लिए पॉलिसी चेंज कर दें। पॉलिसी तो साथ साथ चलाना होगा और हमें ये देखना होगा कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसके साथ चलाना चाहिए। एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमारी ज़िंदगियाँ इंपॉर्टेंट है, हमारी मईशत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हमें चलाना होगा। और इट्स अगर हम ये एक जैसे एक जिसको कहते हैं एक माशरा जो कि जैसे जिसमें आप जैसे वोकल लोग हों कि जो कि हर चीज़ को उनको
टेंडर हुक पे रखें, ताकि लोग बिल्कुल अपनी जो लालच के अंदर या अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर जो ह्यूमन कॉस्ट को ना बढ़ा दें, सोशल कॉस्ट को ना बढ़ा दें, तो उनको ज़रूर चेक पे रखना चाहिए। तो ये मैं ज़रूर आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि जो आपने बातें की, एट द सेम टाइम देयर हैज़ टू बी अ होलिस्टिक व्यू ऑफ थिंग्स। शुक्रिया ढागा साहब। हम डॉक्टर खालिद, आपका कोई कमेंट है तो आपका ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू फिर क्लोज इवन। डॉक्टर जस्ट सिर्फ 1 मिनट जी, आप बस क्लोज कर रहे हैं 2 मिनट। डॉक्टर खालिद, अगर आपका कोई ब्रीफ्स है, ढागा साहब भी जाना चाह रहे हैं, हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। डॉक्टर खालिद, वो स्पीकर थे सर, कोई उनका कमेंट। डॉक्टर खालिद जी जी एक रिक्वेस्ट, ठीक है। जीनिया, अगर आपका कोई कमेंट है, यू आर ऑन द स्पीक, तो फिर हम क्लोज की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। और यकीनन जो आपके साथ कन्वर्सेशन करने का मकसद ये था कि हम ये सिलसिला जारी रखें। इट्स नॉट कि हम कोई आपको आपसे लड़ने आए हैं, और हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और हम आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट। मैं मकसद ये था कि जरा फोर्सफुली बात करनी है। 6-7 लोगों ने हमला कर दिया। ये क्योंकि ये लोग कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, तो दे हैव एन ऑब्लिगेशन टू रेज दैट। So, but thank you for taking that in the right spirit. आपसे आप चूँकि मेरी प्रेजेंटेशन मिस हो गई थी और मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगी इसके ऊपर, लेकिन एक बात जो अगेन हम सारे ग्रुप्स के साथ में काम करते हैं जिनका की कंसर्न एनवायरनमेंट है, और हमारा ये ख्याल है कि एनर्जी सेक्टर को इसलिए हम थोड़ा सा क्रिटिकली देखते हैं क्योंकि उसकी एमिशन बहुत हाई हैं। पाकिस्तान में 46% एमिशन जो है एनर्जी सेक्टर से आती हैं। तो अगर ये जो एनर्जी प्लानिंग होती है, जिसका आपने भी जिक्र किया IGSEP, उसमें ऑफ कोर्स इसका वो प्रिंसिपल ये है कि जो लीस्ट कॉस्ट है उसको सेलेक्ट किया जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि उसके अंदर हेल्थ और एनवायरनमेंट की जो स्पेशली हेल्थ कॉस्ट, बिकॉज ऑफ एनीथिंग कैन जनरेट नेगेटिव एमिशंस, तो उसको भी आप उसके अंदर फैक्टर इन कर सकें? इफ़ कैन वी स्टार्ट विद दैट? देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि इस वक्त जो अगर आप उनके पढ़ेंगे तो उनका बेसिक गोल या जिसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को मिनिमाइज करें और नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज की तरफ जाएं। और वही ये उसकी जो अपनी कामयाबी या जो अपना टारगेट वो यही बता रहे हैं कि इस वक्त से इफ़ वी आर से हमारा नॉन फॉसिल 35% पे है तो उसको हम 60-65% पे ले जाएं, कि डबल कर दें उसको। और जिसमें सारे रिन्यूएबल्स हैं उसमें आपको सोलर भी मिलेंगे। सोलर की जब हमने बात की, दोबारा मैं उसके ऊपर दोहराऊंगा बात कि पिछली जो गवर्नमेंट गई, हालांकि वो सक्सेसफुली कर नहीं सके इस प्रोजेक्ट को, कि 8000 मेगावाट्स ऑफ सोलर इंडक्ट करने के लिए ऑन डिफरेंट ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर। वो चूँकि उनकी पॉलिसी शायद इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी तो अब दोबारा उसको कर रहे हैं लॉन्च। तो इस तरह की इंटरवेंशन ज़रूर करते रहने चाहिए जहाँ जहाँ पे आपका ग्रिड अलाउ करे, क्योंकि वही इंटरमिटेंसी और जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है रिन्यूएबल्स की, वो हमेशा आपको लिमिटिंग फैक्टर है कि आप 20% से ज़्यादा कभी भी नहीं जा सकते। यू वुड लाइक टू डू दैट, बट आप वो नहीं जा सकेंगे। आपको या तो न्यूक्लियर पे जाना पड़ेगा। अगेन न्यूक्लियर इज़ वन ऑफ द वेरी कॉस्टली इनिशियली उसका जो होता है, इसको कहना चाहिए कैपिटल एक्सपेंस। बट जो आप थर्मल्स पे जब आप जाते हैं तो थर्मल्स के बाद आपके पास, मैंने जैसे अर्ज़ किया, या तो आप इम्पोर्टेड सोर्सेज पे चले जाएँ जिसमें फर्नेस ऑयल है और आपके LNG है, या लोकल सोर्सेज पे आ जाएँ जिसमें गैस अब आपके पास है नहीं, थर्कोल। तो पर फोर्स अगेन थर्कोल का शायद नाम चेंज कर देना चाहिए। आप थर्कोल से बहुत से लोग उन्होंने पोजीशंस ले लिए कि थर्कोल की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जब 80% आपको नॉन रिन्यूएबल्स पे रहना है तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो हमें ऑप्शंस देख के उस पर फैसला करना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है, कौन सा लोकली अवेलेबल है, एनर्जी सिक्योरिटी आप कैसे अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू रेगुलेट इट प्रॉपर्ली। Thank you. So we are going to close it. I will just take 1 minute before we close and thank ढागा साहब के जो बुनियादी मकसद था, क्योंकि एक तो लाजमी है हम लोग ज़्यादातर, जिस तरह ढागा साहब ने भी कहा कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, लोग एक्सपर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद थे ऑनलाइन, देयर आर सेवरल एनर्जी एक्सपर्ट्स एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आल्सो। तो आइडिया ये था कि हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं। एंड आई आल्सो वांट टू रिकग्नाइज प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच सर काइंडली फॉर आल्सो कमिंग एंड
joining us. तो हमारे पास ये था कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहते थे और जो एनर्जी का क्राइसिस है वो वाइडर क्राइसिस है और उसमें जो खास तौर पे गवर्नमेंट का इट्स रियली नॉट ओनली ढाका साहब बट इट्स द गवर्नमेंट ऑफ सिंध व्हिच इज पार्टनरिंग इन दिस वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द थर कोल. वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस ऑब्वियसली एंड दैट्स हाउ वी आर आल्सो ऑब्वियसली चैलेंजिंग आल्सो एट द सेम टाइम आल्सो लुकिंग एट दीज थिंग्स के जो रेगुलेशन है कम से कम अपने जो रेगुलेशन है उनको तो आप इंप्लीमेंट करें दैट रिलेट्स टू एनवायरनमेंट लैंड एंड regardless of these issues. So I think that's good. But at the same time, as I outlined कि हम जो we look forward, Daga साहब also a follow-up interaction with you कि मुझे पता है कि आपने एक FPCCI के बिहाफ पे भी एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन बनाए हैं गवर्नमेंट के लिए और व्हेन आई स्पोक टू द एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान तो उन लोगों ने भी कहा कि जी हमारा भी जो रिकमेंडेशन है वो डागा साहब ने बनाई हुई है एनर्जी से रिलेटेड. सो इट्स रियली गुड टू नो दैट्स अ रियलिटी हाउ द बिजनेस इज थिंकिंग, बिजनेस का अप्रोच क्या है. तो मेरे ख्याल में वो रिकमेंडेशंस के सेट भी अगर हमें मिल जाएंगे तो एटलीस्ट हमें अंदाज़ा होगा कि वो रिकमेंडेशन किस तरह से आ रहे हैं खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी के. फिर हम जिस तरह से पूरे इसको अनफोल्ड किया कि जी एनर्जी का जो क्राइसिस है क्योंकि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट कि इसका रोड मैप क्या हो सकता है, मुमकिन क्या हो सकती हैं चीज़ें. ऑब्वियसली ये नहीं है कि कोई भी एक जो लोगों का एक अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है जिस तरह जो लोग सोशल काज के लिए उनका अपना पर्सपेक्टिव, लेकिन सारे जो सोसाइटी में है और बिजनेस को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं जो बात हुई. और मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने भी बात की, बेग साहब ने भी बात की, खास तौर पे जहां चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा कौन जानता है क्योंकि यू रिमेन एट द हाईएस्ट पोजीशन. आपने वापडा की बात की, वी विल हैव अनदर इंटरेक्शन में भी, लेकिन पावर और आप जो है वाटर के सेक्रेटरी रह चुके और यहाँ भी अभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो चेंज हुआ बट यू आर ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर हेयर. सो आई थिंक वी रियली लुक फॉरवर्ड, दीज आर द इंटरेक्शन, दीज आर द डायलॉग. और डायलॉग हमेशा ये होता है, उसकी ब्यूटी ये होती है कि उसमें भी कोई भी विनर नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अ डायलॉग. सो आई थिंक एक्सीलेंट डायलॉग. डॉक्टर खालिद वलीद साहब एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन और जो लोग ऑनलाइन थे उन्होंने भी सुना, वो नहीं आ पाए उनके कमेंट्स है. और वंस अगेन मोहम्मद यूनुस डागा साहब आपने टाइम निकाला, आप आए, वी आर रियली थैंकफुल एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड. हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के साथ हम बातचीत करते रहें. और द प्रोफेसर साहब फ्रॉम द NED यूनिवर्सिटीज रिन्यूएबल डिपार्टमेंट, वी रियली आल्सो वुड लाइक टू engage with you. Thank you very much everybody and we would have a tea outside at the pool side. Thank you very much.